तो आपके ऊपर जो आरोप है वो है कि आप दूसरों के गाने चुराकर भी सिंगर से गवा देते हैं और जब बाद में वो आइडेंटिफाई होता है तो फिर आप लोग पैथोलॉजी पे उतर जाते हैं। राइटर बनने का जो सफ़र है वो कब और कहाँ से और कैसे शुरू हुआ? जो आप लिखते हैं गाने वो लिखे हुए गाने चलते हैं या स्टार्ट चलता है? देखिए, ये बहुत बड़ी बात बोले। भोजपुरी म्यूजिक आजकल अश्लीलता के लिए बदनाम हो रहा है। क्या आप मानते हैं कि इसमें सिंगर से ज़्यादा राइटर दोषी? अरविंद अकेला कल्लू जी को मैंने गाना दिया और गाना कौन सा अगर आप बताना? वो छठ का गाना था। गाने का नाम था छठ कैली कनिया। वो नया नया यूट्यूब का दौर आया ही था उस टाइम। और जब हम लोग लिखते थे मुझे याद है कि 100 रुपया 150 हमें गाने को मिलते थे। एक गाना लिखने के लिए हाँ 100-150 हाँ, वो हमारा खेसारी भैया से मुलाकात हुआ लखनऊ में। मेरा गाना था एक लहंगा लखनऊआ, उसी के रिकॉर्डिंग के दरमियान उनसे मिले हम। एक गाना आया जो बहुत ही आपत्तिजनक गाना था और खेसारी लाल यादव जी की बेटी के ऊपर वो गाना एक लड़के ने गाया जिसका नाम शायद पवन ऐसे कुछ करके था। फिर अचानक आप वहाँ पे आते हैं और उसको पकड़ते, क्या घटनाक्रम था वो? देखिए सर, हाथ तो सबका होता है। अगर कुछ भी गलत काम होता है तो एक लाचार इंसान, मजबूर इंसान, कमज़ोर इंसान अगर आपको गाली दे रहा है तो समझिए वो गाली नहीं दे रहा है, उससे गाली दिलवाया जा रहा है। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि गाने आपने लिखे और उसका क्रेडिट कोई और ज़्यादा ले गया? क्रेडिट सर हम दूसरे का ले लेंगे, मेरा क्रेडिट कौन लेगा? खेसारी लाल यादव जी हैं, आपको फॉर्च्यूनर गिफ्ट किए हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या वो आपने खरीदी है या फिर उन्होंने गिफ्ट किया है? नहीं सर, ये सच्चाई है, उन्होंने दिया था और उसके पीछे रीज़न था। आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप एक बहुत स्मार्ट राइटर के साथ साथ एक स्मार्ट बिजनेसमैन भी रहे। बिल्कुल सर, बिजनेसमैन नहीं रहते तो सर यहाँ पे हम पुराने कैसे देते ये लोग। इंडस्ट्री में कितना पॉलिटिक्स है और एक राइटर के तौर पे बने रहना, टिके रहने के लिए कौन कौन सी रणनीति अपनानी पड़ती है आमतौर पे? भोजपुरी इंडस्ट्री हमारी ऐसे थी। अब इस भोजपुरी में इसको दाबते दाबते इसमें 10 तरह के नुस्खा निकालते इतनी छोटी कर दी है। अब कहाँ से हुई है मैं आपको बता देता हूँ। साल 2 साल से मेरा ऐसा आदत हो गया है कि एक मुखड़ा और एक अंतरा ही बना के ले जाते हैं, दूसरा अंतरा के सारे वे खुद पूरा करते हैं। हम जानते हैं कि उसमें वो करेंगे इधर उधर। प्रमोद प्रेमी से एक्चुअली मूल किस बात के लिए झगड़ा भी थी जो इतना चरम पे जाए चला गया जहाँ पे मारपीट की बात आने लगी, हम तुमको मार देंगे? झगड़ा कुछ था ही नहीं। को एक दिन के लिए खेसारी लाल यादव बना दिया जाए, हाँ, एक दिन की थी, तो उसमें गलती किसकी ज़्यादा लगती है, मिलन सिंह या फिर रोशन रोहित? बीच में सर रोशन तो भाई है, उसके बारे में कहाँ से ये वो तो छोटा भाई है। दोस्तों नमस्कार, आपके story.com पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राकेश शांडिल है और आप जानते हैं कि हम हमेशा अपने मंच पे किसी न किसी खास व्यक्तित्व को आमंत्रित करते हैं, लेकिन इस बार जो चेहरा हमारे इस मंच पर हमारे साथ मौजूद है वो बेहद खास है। खास इसलिए कि अगर आप भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या फिर बिहार या उत्तर प्रदेश के किसी भी हिस्से से आते हैं या देश के किसी भी अन्य प्रदेश में अगर आप भोजपुरी को जानते और समझते हैं तो फिर निश्चित तौर पे इनको ज़रूर जानते होंगे और इनका नाम है अखिलेश कश्यप जी। खेसारी लाल यादव जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आज के डेट में ट्रेंडिंग स्टार के नाम से जाने जाते हैं और उनके राइटर के तौर पे इनकी बहुत बड़ी पहचान है। तो चलिए, बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे विवाद हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे गाने हैं, इन सारे मुद्दे पे विशेषकर बात करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आपका अखिलेश जी। आपके चैनल देखे वाला सबको के प्रणाम बा। आपकी स्टोरी और सबके ये वीडियो में ये आपकी स्टोरी शो में अभिनंदन भी बा हमारा तरफ से। धन्यवाद। तो अखिलेश जी, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं तो शुरुआत हम लोग करेंगे एकदम बचपन से। तो ये सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? क्योंकि कई लोगों को लगता है कि आप बक्सर के रहने वाले हैं क्योंकि ज़्यादा चर्चा बक्सर बक्सर होता है, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है कि शायद आप बक्सर के नहीं हैं। तो थोड़ा विस्तार से बताएं कि आप मूल रूप से रहने वाले कहाँ के हैं? देखिए, मूल रूप से तो हम पहला बिहारी हैं। जी। हमारा बिहार प्रदेश है जहाँ के हम जन्मे हुए। उसके बाद हमारा पैतृक निवास जो है वो रोहतास जिला में पड़ता है। हमारे गांव का नाम है विथन, वो दिनारा के पास में पड़ता है, लेकिन हम रहे बक्सर हैं। अच्छा। बचपन से हमारा रहना सब कुछ बक्सर में ही है और बक्सर शहर से हमारा गांव 30-35 किलोमीटर दूरी पे है और लास्ट बॉर्डर है रोहतास जिला और बक्सर जिला। अच्छा। दोनों के बीच का मेरा बॉर्डर पे गांव है। तो इस तरीके से दोनों जिला एक तरह से हाँ आधिकारिक रूप से आपका है। तो जी। फिर आरा से क्या संबंध है आपका? आरा में हम पढ़ाई की है। मेरी जो मिडिल क्लास की पढ़ाई हुई है, मिडिल क्लास से हाई स्कूल तक, वो आरा में भी। आरा में। जी।
शुरुआत जहाँ तक मुझे जानकारी मिली थी, तो राइटर बनने का जो सफ़र है, वो कब और कहाँ से और कैसे शुरू हुआ? नहीं, राइटर शुरू से ही क्या है कि संगीत से रुचि रही है। मेरे नाना जी जो थे वो ब्यास हुआ करते थे, उस टाइम में बहुत हमारे गांव देहात में ब्यास लोग गाते थे। नाम अगर आज जिक्र कर दे तो? उनका नाम लक्ष्मण मिश्रा है। अच्छा, अच्छा। वो केशवपुर मेरा मामा गांव है, बक्सर ज़िला में गांव है। जी। तो वो लोग शुरू से ही संगीत के बड़ी प्रिय रहे हैं। तो कहीं न कहीं ब्लड सर्कुलेशन का देन है। और स्कूल में जब हम लोग पढ़ते थे तो उस टाइम भी लिखते थे, गाते थे। स्कूल में? हाँ, स्टार्टिंग में जब हम लोग चौथे 5वें में पढ़ते थे, उस टाइम। उस समय शनिवार को एक संगीत हाँ, अब कैंपस भी जैसे हुआ करता था। संगीत होता था या 15 अगस्त 26 जनवरी का जो होता था तो उसमें अपने से गाने लिख-लिख के गाते थे। जी। जी। फिर जब आप प्रोफ़ेशन के तौर पे आपने ये चुना कि मुझे अब राइटिंग में जाना है, तो आखिर सैड सॉन्ग से शुरुआत क्यों की आपने? कोई वजह है? नहीं, सैड सॉन्ग का शुरुआत मैं कहीं इंटरव्यू में बोला भी हूँ। उस टाइम हर एक युवा के जौन भी एगो समय होखेला, वो समय में ओकरा जीवन में केहू आवेला जाला वो टाइप के। हम लोग नौजवान आज भी हैं और उस टाइम भी यंग थे, तो एकदम बच्चे थे। तो उस टाइम थोड़ा-सा नया-नया हम लोगों की ज़िंदगी में प्रेम प्रसंग था और वो ख़त्म हो गया। तो उसके बाद फिर सैड सॉन्ग मैंने 7 गाने का लिखा था, अपनी ज़िंदगी पे ही लिखा था। टूटा और 7 गाने आपने सैड सॉन्ग के रूप में लिखे। हाँ, वो गाने मैंने उस गाने को कौन गाया उस समय और या फिर उस गाने का हमारे बक्सर के एक भाई हैं निखिल श्रीवास्तव, आज भी वो गाते हैं। मुझे लगता है कि 2014-15 की ये घटना है, 14 के आसपास में, 14 में ये गाने आए थे। तो उस टाइम उन्हीं से पैसा दे के गवाए थे। अच्छा, मतलब हाँ। गाना लिखे अपने और उसके बाद पैसा दे कर के उनसे जी, गवाया पैसा। जी। तो ये गाना मतलब कहाँ तक चला? मतलब बिहार में हमारे नहीं, बिहार में नहीं बजा, झूठ क्या बोलना है सर। हमारे बक्सर ज़िला में जो भी संगीत के प्रिय लोग थे, तो उन लोगों के पास गाना पहुंचा। उस टाइम यूट्यूब का ज़माना नहीं हुआ करता था, उस टाइम डाउनलोडिंग का पेन ड्राइव, चिप में गाने डलवाते थे लोग, तो उस टाइम वो ज़माना था। तो बक्सर शहर में गाना चला अच्छा। क्योंकि उसकी प्रमोशन हम लोगों ने खूब किया था। हर जगह होर्डिंग, बैनर और अपने से घूम-घूम के उसको प्रचारित किया। हाँ, प्रचार किया था। जी। आगे बढ़ते हैं क्योंकि वो सफ़र जो होता है बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। स्टार्टिंग लोग सफलता देखते हैं, असफलता पे लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं और लोग जब असफल हो जाते हैं तब ध्यान देते हैं कि असफल हो गया। तो संघर्ष को कोई नहीं देखता। उस समय कोई ऐसी याद आपको हो जो आपको लगा होगा कि किस फील्ड में आ गए, कहीं पैसा लग रहा है, कुछ रिज़ल्ट नहीं आ रहा, आउटपुट नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ? सच देखिए सर, हम अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई चीज़ के लिए अफ़सोस नहीं किए हैं। हम जो जहाँ से हम आते हैं और जो मेरा परिवेश है, उसमें हम सब भगवान पे छोड़ देते हैं कि अब जो होने वाला है, अब जो होने वाला है वो होके रहेगा। अफ़सोस क्या करना है? और मैं कभी भी अपने आप से ये उम्मीद नहीं करता हूँ कि मुझे बहुत कुछ चाहिए। शुरू से मेरा ये कामना नहीं रहा है कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए। मैं अपना कर्म करते गया और भगवान को जो देना था वो देते गए। तो अफ़सोस कोई चीज़ का नहीं है। जो मेरा था जो नहीं है, उसमें अफ़सोस की क्या बात है? कोई बात नहीं है। जो अपनी किस्मत में है वो रहेगा, जो किस्मत में नहीं है वो जाएगा। उसमें अफ़सोस क्या करना है? तो फिर बक्सर में उस गाना को बजने के बाद फिर अगला गाना जो था वो आप क्या किसी स्टार के साथ आपने शुरुआत किया फिर? नहीं, उस गाने से हमारी पहचान मिली। एक छोटी-सी पहचान होती है, उसके बाद हमारे जीवन में ऐसे व्यक्ति का आगमन हुआ। एक हनुमान भैया हैं, हनुमान पांडे, आज भी वो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि भोजपुरी में बहुत सारे ऐसे कलाकार होंगे जिनको उन्होंने हेल्प किया है। चाहे वो कल्लू जी हो गए, चाहे सनी कुमार सनिया हो गए, अंकुश राजा जी हो गए। शुरुआती दौर में हनुमान भैया ने सबके लिए बहुत सारा मेहनत किया। उनको बहुत भोजपुरी का नॉलेज था और शुरू से उनसे मेरा कॉन्टेक्ट हुआ उसी गाने के थ्रू, क्योंकि वो गाना पटना में हम लोग बनवाए थे लेकिन उसके मिक्सिंग से संतुष्ट नहीं थे, उसके म्यूजिक से। तो पूरे बक्सर ज़िला में एक स्टूडियो था, बक्सर ज़िला ही नहीं पूरा मान के चलिए सासाराम से लेके पूरा आरा बक्सर में वही एक स्टूडियो था बक्सर में। अच्छा। तो उस स्टूडियो का बहुत नाम था उस टाइम पे। उस टाइम तो सर हमको लगता था कि पटना रिकॉर्डिंग होता था, नहीं तो बनारस होता था।
कहीं स्टूडियो ही नहीं था। तो वो स्टूडियो था, तो वहाँ पे बहुत उस टाइम बड़े बड़े सिंगर लोग जाते थे। अंकुश जी हो गए, कल्लू जी हो गए, हमेशा रितेश जी हो गए, सारे लोग। अक्षर वाले। हाँ, अच्छा। तो उसको पता करते करते हम लोग गए वहाँ पे उस गाने का फिर से म्यूजिक बनवाने के लिए। तो वहीं पे हमारा हनुमान भैया से मुलाकात हुआ। तो हनुमान भैया से कांटेक्ट हो गया, वो हमारे बहुत नज़दीकी ही निकल गए, जान पहचान के निकल गए। तो उनके थ्रू मुझे लगता है कि अरविंद अकेला कल्लू जी को मैंने गाना दिया। अरविंद अकेला कल्लू जी को 2016 या 17 में मैं गाना दिया था। और गाना कौन सा अगर आप बता रहे हैं? वो छठ का गाना था, गाने का नाम था छठ कैली कनिया। वो नया नया यूट्यूब का दौर आया ही था उस टाइम, और वो गाना बहुत अच्छा चला। उस जमाने में 30-40 मिलियन गाना गया था। अच्छा। हाँ, तो अभी के मान के चलिए क्योंकि लोग डाटा चेक करते थे। हाँ, उस टाइम 1 जीबी मिलता था डाटा। उस टाइम में वो गाना बहुत चला था, और बहुत नॉर्मल वीडियो उसका कर दिए थे। हाँ, वो लोग एक क्रोमा पे शूट करके और बस एडिट करके छठी मैया का फुटेज डाल के रिलीज कर दिए थे। वो गाना बहुत बढ़िया था, छठ का गाना था, और पब्लिक को बहुत प्यार मिला। उसके बाद एक छोटी सी मेरी पहचान हुई। कल्लू जी के गाने चलने से मेरे पास ये सारे सुपर स्टारों लोगों के ऑफ़र आने लगे काम करने के लिए। तो उस गाने से मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। वो भी हनुमान भैया के थ्रू ही गाना गया था। हनुमान भैया ही कल्लू जी के आज भी देखते होंगे आप लोग, उनका कोई भी गाने का एल्बम का पोस्टर आता होगा तो उस पे उनका नाम रहता है, हनुमान जी पांडे। अच्छा। तो वो बहुत सपोर्ट किए थे, तो कल्लू जी को बोले कि हमारा भाई है, इसका गाना आप गाइए। तो वो गाना गवाए थे। उस गाने से हमारी एक छोटी सी जो एक जिला में पहचान होती है, बक्सर में पहचान होती है, क्योंकि तकरीबन 3 साल 2014-15 के बाद 3 साल स्ट्रगल पीरियड ही रहा। और ये भी 17 में भी गाने गाए कल्लू जी, फिर भी स्ट्रगल ही था। तो फिर उस टाइम मेरी शादी ब्याह का समय आ गया, तो शादी विवाह हुआ, फिर 1 साल इस तरीके से बैक हो गए। तो फिर उस गाने के बजने के बाद में जहाँ तक भी आपकी पहचान, उस समय राइटरों की क्या स्थिति हुआ करती थी? क्या बहुत सक्षम हुआ करते थे अपने दम पे, या पैसे अच्छा कमा लेते थे? क्या क्या माहौल था उस समय? देखिए, अब का जो जनरेशन है ना, अब का जनरेशन में टेक्नीशियन का एक क्रेज बढ़ गया। अब के जनरेशन में राइटर हो जो गए, या म्यूजिक डायरेक्टर हो गए, या कंपोजर हो गए, इन लोगों को पैसे मिलने लगे। और जब हम लोग लिखते थे, मुझे याद है कि 100-100 रुपया, 150-150 हमें गाने को मिलते थे। एक गाना लिखने के लिए हाँ, 100-150 रुपए? हाँ, और 2 साल 2.5 साल तो मैं 500 रुपये पे गाना लिखा हूँ। तो अच्छा। 500 रुपया मुझे मिलते थे उस टाइम। और ये मुझे गाने को बनाने में कितना टाइम लगता होगा? सर, गाने तो बनाने में टाइम लगते ही हैं, मान के चलिए कि 4 घंटा 5 घंटा दिन भर। अब के जो गाने हैं और टाइम लेते हैं। अब तो हर चीज़ पे एक राइटर को एक कंपोजिशन पे बैठना पड़ता है, उसके म्यूजिक पे, अरेंजमेंट पे, सब चीज़ पे हम लोग देख के काम करते हैं, तो उसमें टाइम तो लगेगा। लेकिन अब जो है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी राइटर हैं, चाहे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, आज उन लोगों का एक अपना वर्चस्व है, अपनी एक उनकी कहानी है, और वो लोग अच्छा कर रहे हैं सब लोग। 2019 के आसपास आपका खेसारी लाल यादव जी से जुड़ा हुआ है। जी। क्या घटनाक्रम थी? क्या उन्होंने आपको ऑफ़र किया, या फिर आप उनके तक पहुँचे, या कौन-सा गाना था? क्या कैसे, मतलब जुड़ाव कैसे हुआ उनके साथ? नहीं, जुड़ाव वो तो कहानी बहुत लंबी है सर, इसके बारे में क्या थोड़ा बताएं। इसके बारे में। और जो वो चीज़ें थी उसके बारे में बोलना नहीं चाहते। वो जो हुआ वो एक समय का खेला था, अब उसमें क्या बोल सकता है आदमी। वो हमारा खेसारी भैया से मुलाकात हुआ लखनऊ में। अच्छा। मेरा गाना था एक लहंगा लखनऊआ, उसी के रिकॉर्डिंग के दरमियान उनसे मिले हम। और वो उनके मनोज बाबा के थ्रू मिले थे। मनोज मिश्रा जी जो आदिशक्ति के जी। मालिक हैं, हाँ। तो उनके यहाँ मैं पहले काम करता था आदिशक्ति में। जब मेरे गाने अंकुश भाई के साथ, रितेश भैया के साथ, कल्लू जी के साथ बजने लगे, तो मैं फिर आदिशक्ति कंपनी ज्वाइन कर लिया, और वहाँ पे मैं काम करने लगा पटना एग्जीबिशन रोड पे। तो उन्हीं के थ्रू मेरा मुलाकात हुआ था खेसारी भैया से। तो वो लखनऊ में हो। तो हाँ। वो गाना पूरा सुपर हिट हुआ। ना, बहुत बड़ा पहला गाना मेरा खेसारी भैया के साथ आया, और बहुत बड़ा हिट हुआ। वो पहला गाना था मेरा। तो क्या वो गाने का हिट होना ही आप लोगों के बीच की नज़दीकियाँ बढ़ने का सबसे बड़ा कारण बना? देखिए, नज़दीकियाँ काम तो होता ही है, काम करने वाला इंसान रहेगा तो सबकी नज़दीकियाँ बढ़ेगी। और हम लोग काम करने वाले थे, आज भी काम करते हैं, तो नज़दीकियाँ तो जाहिर सी चीज़ है, काम करेंगे तो एक दूसरे से नज़दीकियाँ रहेगी। और हम लोग शुरू से एक पानी वाले आदमी हैं, जिसके साथ हैं उसके साथ लॉयल्टी से रहते हैं, शिद्दत से रहते हैं।
हाँ, यही चीज़ें थी। अ, अचानक से ये जुड़ाव इतना ज़्यादा था आपस में, आप लोग हर जगह दिखने लगे, साथ में जहाँ भी कार्यक्रम होता था वहाँ जाते थे, आज भी शायद जाते ही हैं। लेकिन उस दौरान एक बहुत बड़ी घटना घटी है, हालाँकि हमें याद नहीं है एग्ज़ैक्ट कब का, लेकिन एक गाना आया जो बहुत ही आपत्तिजनक गाना था और खेसारी लाल यादव जी की बेटी के ऊपर वो गाना एक लड़के ने गाया जिसका नाम शायद पवन ऐसे कुछ करके था। फिर अचानक आप वहाँ पे आते हैं और उसको पकड़ते हैं, क्या घटनाक्रम था वो? नहीं उसको मारने के वो पीछे या उसको क्या उद्देश्य था? नहीं देखिए, हमें नहीं पता था कि ये मैटर इतना हाइलाइट हो जाएगा। और वो कोई शो करने के लिए, दिखाने के लिए हमने नहीं किया था। लिटरली अभी भी देखिए हमारे दोस्त हैं, भाई हैं और हम सब में एक परिवार वाला संबंध है। अब हमारी बेटी के बारे में कोई बेटा के बारे में गलत बोलेगा तो लाज़मी सी चीज़ है कि गुस्सा आएगा। तो उसमें वो पिटा गया था, उसी में किसी ने लाइव कर दिया था, वो वीडियो वायरल हो गया और उस पे पूरा बिहार, उत्तर प्रदेश में हंगामा हुआ। तो वही चीज़ें थी और उसमें गुस्से में उस पे थप्पड़ चल गया था। मतलब उसके पीछे कोई मंशा विशेष नहीं थी? नहीं, नहीं, कुछ नहीं था, ना उसमें प्रचार था, हमारा क्या काम है, लेकिन गुस्सा बहुत ज़्यादा था कि बहुत गंदे तरीके से उन्होंने गाना गाया था, उसको मना करने के बाद वो गाया था। अच्छा, मना हाँ, करने के उसको बाद। मैं बोला कि गाना पहले डिलीट करो, उसके बाद तुम, वो गाना डिलीट करता था, फिर खोल देता था, डिलीट करता था, फिर खोल देता था। तब मुझे गुस्सा में ऐसा कदम उठाना पड़ा। क्या आप लोगों को ऐसा लगा कि जब वो गाना उस तरीके से कर रहे हैं तो उसके पीछे किसी का हाथ है उसके ऊपर जिसकी वजह से वो ऐसा। देखिए सर, हाथ तो सबका होता है। हुँ, अगर कुछ भी गलत काम होता है तो एक हुँ। लाचार इंसान, मजबूर इंसान, कमज़ोर इंसान अगर आपको गाली दे रहा है तो समझिए कि उस वो गाली नहीं दे रहा है, उससे गाली दिलवाया जा रहा है। तो उस टाइम उसके पास हमारे ऐसे बहुत सारे अपोज़िशन के लोग थे, बहुत सारे अपने थे, बहुत सारे पराये थे, सबने अपना रोटी सेका, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है। क्या ये वही दौर था जब पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच में बहुत तनाव चल रहा था, बहुत ज़्यादा आपसी रंजिश थी? तनाव तो सर शुरू से इन लोगों में चला है और प्यार होता है, तनाव होता है, लेकिन इन लोगों की वजह से वो चीज़ें नहीं हुई थी। ये लोग आपस में भाई-भाई ही हैं और अभी भी हैं। हाँ, तो इन लोगों के चलते कुछ नहीं हुआ था। वो अपने तुरंत उसको हिट होना था, कुछ लोगों ने उसको पुशअप कर दिया, इस वजह से उसने, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, तो उसमें क्या बोलें। खेसारी लाल यादव जी के साथ आपकी जो बॉन्डिंग है वो तो दिखाई देती है, जी। वीडियो में देखते हैं लोग, लेकिन एक्चुअल में क्या है? क्या प्रोफ़ेशनल रिश्ता है या पर्सनल भी एक अच्छा संबंध है उनके साथ आपका? नहीं सर, दोनों रिश्ते हैं और दोनों रिश्ते में हम 100% है। प्रोफेशनली रिश्ते में प्रोफेशनली बात होता है, हिसाब किताब का जो बात होगा वो हिसाब किताब है, और पर्सनल रिश्ते में अपना ज़िंदगी जीते हैं हम लोग। तो दोनों में अपने अपने तरीके से जीते हैं हम लोग। कभी ऐसा हुआ कि आपने गाना लिखा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना होता है, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि जो गाने हिट होते हैं वो सिंगर की वजह से होते हैं। नो डाउट सिंगर गाता है, लोग उनको पसंद करते हैं, लेकिन शब्दों का चुनाव तो कहीं न कहीं राइटर ही करता है। शब्दों का जो जन्मदाता है, शब्दों का नहीं मतलब उस गाने का जो जन्मदाता होता है शब्दों से, वो राइटर ही होता है। जी। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि गाने आपने लिखे और उसका क्रेडिट कोई और ज़्यादा ले गया? नहीं सर, हमारे गाने का क्रेडिट कोई नहीं ले सकता है। हम अपना क्रेडिट किसी को देने ही नहीं देंगे। हम उसी के लिए लड़ के तो आए हैं यहाँ तक। हमारा क्रेडिट कैसे कोई ले लेगा? इसीलिए हर गाने की रिलीज़ पे और हर जगह आप साथ में रहते थे ताकि कोई क्रेडिट दूसरा ना ले ले। क्रेडिट सर हम दूसरे का ले लेंगे, मेरा क्रेडिट कौन लेगा? ऐसा नहीं है। क्या था कि हमारे गाने का क्रेडिट कौन लेगा? हम लिखते हैं और हमारा शुरू से ही यही अपने लिए आवाज़ उठाना सबसे बड़ा चीज़ था। राइटर लोग में क्या था कि पहले वो लोग गाने लिख देते थे, अब चुप रहते थे। जितने भी बड़े-बड़े स्टार थे, पैसे माँगने में, उनसे कुछ बोलने में, अरे बुरा मान जाएँगे, गाना नहीं गाएँगे, फिर क्या करेंगे? खर्चा कैसे चलेगा? हम आए तो हम अपने हक के लिए लड़े। हमारे साथ कभी भी गलत हुआ हम तुरंत स्टैंड लिए और अभी भी वही चीज़ें है। हम आपके साथ प्यार से हैं, आप हमसे प्यार से रहिए। कोई भी इंसान की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हमारे साथ गलत होगा तो हम स्टैंड लेंगे, क्योंकि हमें काम करने आता है। ऐसा नहीं है कि हम अगर काम नहीं करते तो यहाँ तक तो हम बैठे नहीं होते सर। और बहुत सारे ऐसे दुनिया के लोग हैं जो रिश्ते निभा के रिश्ते में ही रह जाते हैं, लेकिन हमें काम भी करने आता है। तो बहुत सारे ऐसे ज़िंदगी में उतार चढ़ाव है। मुझे लगा कि हाँ मेरे साथ प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ गलत हो रहा है, तो मैंने स्टैंड लिया और आज भी मेरा वही मानना है। देखिए, गलत को गलत तरीके से सहना गलत चीज़ है। अपने लिए स्टैंड लेना कहीं से ख़राब चीज़ नहीं है। अगर आपके साथ गलत होगा तो आपको, हर वो इंसान को स्टैंड लेना चाहिए, हर वो राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर को अपने लिए, अपने करियर के लिए बिल्कुल स्टैंड लेना चाहिए।
जब वैसा स्टैंड कोई लेता है अपने हिट में, तो निश्चित तौर पे उसको एक तरफ से तो लाभ होता है, लेकिन दूसरी तरफ से कहीं न कहीं नुकसान भी होता है। बिल्कुल। तो वैसा कुछ नुकसान आपको भी झेलना पड़ा? नहीं, मुझे नुकसान क्या होगा सर? मैं काम करने वाला हूँ, मुझे काम करने आता है। मैं अभी आपके पास 2 घंटा बैठ के 2-3 गाना लिख दूँगा। मुझे क्या नुकसान होगा? नुकसान दूसरे का होगा, अगर जैसे कि जिस कंपनी में हम लोग काम करते थे, नुकसान उधर हुआ। हम तो आए और अपना कंपनी खोल लिए। हम अगर आज भी रहते उधर, तो आज भी हमको 5,000, 2,000, 500 रुपया मिलता है। आज हम अपने चैनल पे काम करते हैं। तो नुकसान किसका हुआ? उस कंपनी वाले को हुआ जिन्होंने हमें हटाया। हमें तो काम करने आता है। अब आप बताइए कि आपकी गाड़ी खराब है और आप जाकर मैकेनिक को मार दो, तो नुकसान किसका होगा? आपका होगा। वो बनाएगा ही नहीं आपकी गाड़ी, तो फिर क्या करोगे आप? तो वही चीज़ें थी। नुकसान देखिए, जो काम करने वाले लोग होते हैं, नुकसान जो टेक्नीशियन होते हैं उसको क्या नुकसान होगा? जिसको काम करने आता है काम करेगा, नुकसान की क्या बात है? आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप एक बहुत स्मार्ट राइटर के साथ-साथ एक स्मार्ट बिज़नेसमैन भी रहे। बिल्कुल सर, बिजनेसमैन नहीं रहते तो सर यहाँ पे हमको रहने कैसे देते ये लोग? क्योंकि आम तौर पे माना जाता है कि जो राइटर होता है, वो सिर्फ़ लिखने में व्यस्त रहता है। सर हम थे पहले ऐसे ही, लिखने वाले ही थे, लेकिन यहाँ के लोगों ने सिखा दिया दुनिया। यहाँ के लोग ऐसे मिले, ऐसे बहुत सारे इस 10-12 साल के करियर में बहुत सारे ऐसे लोग मिले, बहुत सारे अपने मिले, बहुत सारे पराये मिले, कि बहुत लोगों ने सिखाया अपने को बदलने के लिए। तो अगर हम नहीं बदलते तो फिर हम उसी स्थिति में रहते। तो हम आपको बताएं कि इंसान को अपने लिए बिल्कुल लड़ना चाहिए। हाँ, अपने हक के लिए लड़ाई करना गलत चीज़ नहीं है, लेकिन बशर्ते आप गलत नहीं होने चाहिए। अगर आप गलत हो तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आप सही रास्ते पे हो, आपको कोई आपके साथ गलत कर रहा है, तो बिल्कुल आप स्टैंड लो, बिल्कुल आप अपने लिए लड़ो। तो हम हमेशा से लड़े हैं। जहाँ जहाँ मेरे साथ गलत हुआ है, वहाँ वहाँ हमने अपने रास्ते को चेंज किया है। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने गाना लिखा मेहनत से, आपने गाने दे दिए, गाने रिकॉर्ड भी हो गए, बज भी गए, लेकिन जो कमिटमेंट था पैसे का वो नहीं मिला, क्या कभी ऐसा हुआ? देखिए, शुरुआत में ही सही। एक भोजपुरी इंडस्ट्री में मुझे और ऐतों का पता नहीं है। जब से मैं कंपनी खोला और खेसारी भैया के साथ जब से 2019 से जुड़ा, उनसे आज तक कभी अखिलेश कश्यप, अभी भी 2025 चल रहे, कभी सामने से बोला ही नहीं है कि आप मुझे पैसा दीजिए मेरे गाने का। उनसे मैं पैसा नहीं लेता। एवरीथिंग, जितने भी सुपरस्टार हैं, अगर मैं तो कम ही लिखता हूँ, क्योंकि हम गिनती गिनाने वाले, शुरू से मेरा आदत रहा है। मेरे गाने एवरेज आप उठा के देखिएगा, जितने भी गाने रिलीज है तो उसमें से 80% गाने बजे हैं। तो वो ठेकेदारी वाला काम नहीं है हम अपने पास कि 5,000, 10,000, 20,000 दे दीजिए और आप हमसे गाना लेके चले जाइए। नहीं, गाने अगर आपको मैं दूंगा तो गाने पे आपको बैठना पड़ेगा मेरे साथ, मेरे तरीके से आपको शूट करवाना पड़ेगा, उस पे इतना प्रमोशन करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी है कि उस टेक के ही लोगों को गाने देते हैं जो कंपनी वाले होते हैं। मतलब अपने बिज़नेस पॉलिसीज़ आप हाँ। बना के रखते हैं, उसे मेंटेन करते हैं। बिल्कुल, तो वही चीज़ें थी। इंडस्ट्री में कितना पॉलिटिक्स है और एक राइटर के तौर पे बने रहना, टिके रहने के लिए कौन-कौन सी रणनीति अपनानी पड़ती है आमतौर पे? देखिए, हम यही चीज़ जानते हैं कि राजनीति तो कुछ नहीं है। अगर आप टैलेंटेड हो और किसी एक इंसान के साथ हो तो आपको लॉयल्टी से उसके साथ रहना चाहिए। और पॉलिटिक्स क्या करेगा कोई? पॉलिटिक्स ये राजनीति थोड़ी है, ये चुनाव लड़ना है। यहाँ पे आप मेहनती हैं तो आप कितना भी दुनिया पॉलिटिक्स करेगा वो कुछ नहीं होगा। आप मेहनती हो, आपको काम करने आता है। अब मान के चलिए हमारा गाना जैसे कि पॉलिटिक्स करके कोई बोल दे कि किसी सिंगर से पॉलिटिक्स करके कि नहीं गाओ, मत गाओ, ठीक है, आप नहीं गाएंगे, कोई दूसरा गाएगा, गाना अच्छा रहेगा तो बजेगा। तो पॉलिटिक्स करके क्या है? टैलेंटेड लोगों को, काम करने वाले के साथ पॉलिटिक्स करने की ज़रूरत ही क्या है? तो इंडस्ट्री में अपने में कंपनी वाले लोग हैं, जो बड़े लेवल के कंपनी वाले हैं, वो लोग पॉलिटिक्स कर सकते हैं। हमारे अंदर ना पॉलिटिक्स है और ना हम ये सब चीज़ देखते हैं और ना हमको पसंद। जो पॉलिटिक्स करते हैं वो आज भी वही है, जो काम करते हैं वो बड़े हैं। तो उसमें कंटेंट चलता है या स्टार चलता है? जो आप लिखते हैं गाने, वो लिखे हुए गाने चलते हैं या स्टार चलता है? देखिए, ये बहुत बड़ी बात बोले। पहले स्टार चलते थे सर, अब कंटेंट चलता है। पहले स्टार चलते थे, अब कंटेंट। अब कंटेंट चलता है। नहीं तो आप उठा के देख लीजिएगा, चाहे वो पवन भैया हो गए, चाहे खेसारी भैया हो गए, ये लोग अगर कुछ भी गा देते हैं तो पब्लिक को पसंद नहीं आता है। और ये लोग जब कोई चीज़ अच्छे गाते हैं, इन लोगों को मिलियन में
100 मिलियन, 200 मिलियन, 500 मिलियन व्यूज आते हैं। और वही कोई नया लड़का भी गाता है, अच्छा कंटेंट गाता है, तो उसके भी 100 मिलियन गाने जाते हैं। तो पहले स्टार चलते थे, पहले ये मतलब ये लोग कुछ भी गाते थे। तो अभी के जो 1-2 साल का यूट्यूब का दौर है उसकी मैं कहानी बता रहा हूँ। पहले ये लोग कुछ भी गाते तो बहुत व्यूज थे। अब उसका रीज़न ये रहा, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। जैसे कि भोजपुरी इंडस्ट्री हमारी ऐसे थी, अब इस भोजपुरी में इसको दाबते दाबते इसमें 10 तरह के नुक्सा निकालते इतनी छोटी कर दिए हैं। अब कहाँ से हुई है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे अभी आप बहुत सारे लोग देख रहे हैं, चाहे पब्लिक देख रहे होगी, कि बहुत सारे जातिवाद गाने आते हैं। अब सोचिए कोई पंडितान गा रहा है, कोई भगवान गा रहा है, कोई अहिरान गा रहा है, तो पब्लिक तो उतनी ही है हमारी भोजपुरी की, लेकिन वो सब बट गए, जातियों में बट गए। अहिरान वाले लोग अलग गाना सुनते हैं, पंडितान वाले अलग सुनते हैं, भगवान वाले अलग सुनते हैं, जितने भी हैं पसवान, धोबियान, बहुत सारे मतलब जातिगत गाने बनने लगे। उससे हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को जो शीर्ष स्तर पे काम करते थे बड़े बड़े सुपरस्टार, उनको प्रॉब्लम हुआ, उनको दिक्कत हुआ, उनके साथ बहुत दिक्कतें आई। और दूसरी चीज़ ये हुई कि भोजपुरी इंडस्ट्री की पहले जो लेन थी वो मगह तक बहुत ज़्यादा थी। अब मगही के बहुत सारे सिंगर आ गए। हमको लगता है कि मगही के जो 2-4 सिंगर ऐसे हैं, आशीष हो गया, रोशन हो गया, तो इन लोगों के बहुत व्यूज है। हमारे भोजपुरी के जो नॉर्मल बी ग्रेड वाले स्टार है, उन लोगों से ज़्यादा व्यूज उन लोगों के हैं। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई कि भोजपुरी में हमारे फॉलोअर्स कम हो गए, व्यूअर्स कम हो गए, और इस चीज़ में प्रॉब्लम आया, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। तो इस वजह से अब कंटेंट अच्छा रहेगा तो आपके चलेंगे। अब स्टार तो अब जो है वो तो है, उनका फैन फॉलोइंग कभी कम हो ही नहीं सकता है, लेकिन जो अभी के डेट में हैं स्टार वो रहेंगे। लेकिन अब जो नए नए बन रहे हैं वो कोई भी बन सकता है, इसमें कहीं से कोई, बस उसको मेहनत करने आना चाहिए। जिस तरीके से आपने समझाया कि भोजपुरी जो है वो छोटा होता चला गया, तो इसकी नींव कहीं न कहीं लोगों का ऐसा मानना है कि खेसारी लाल यादव ने ही शुरू में रखा था, जिसमें ये गाना था कि मकई तुरलस ऐसे यादव जी। फिर इसका जो बड़ा नहीं सर, उस गाने नहीं, उस पे रोकेंगे एक सेकंड। मतलब उस गाने को आप सुनिएगा तो उसमें सिर्फ किसी एक जाति का बात नहीं था वो गाने में। मकई तुरलस जादव जी के छुटहा चरल बिया, मारी ये बाबू साहेब राव गहूं लसर ले लिया। तो उसमें हर जाति के बारे में बोला गया था, तो उसमें सारे जाति के लोग खुश थे, किसी एक जाति के लिए वो गाने नहीं बने थे। तो उस गाने को हम जातिवाद से नहीं जोड़ सकते हैं। तो फिर आपका जब टुनटुन यादव का जब भोजपुरी इंडस्ट्री में एंट्री होता है, तो उसके बाद क्या आप मानते हैं कि उन्होंने ही जातिवाद गाने नहीं, तो कहीं नहीं है ऐसा। देखिए, टुनटुन ही एक नहीं है, मुझे लगता है कि 50 ऐसे लोग हैं जो जात पे गाने। नहीं, वो तो अब हैं, मतलब हम तब उस टाइम थे, जब टुनटुन आए थे तब भी थे। अच्छा, हाँ, टुनटुन से भी पहले भी जाति पे गाने बहुत सारे लोग बना के, लेकिन टुनटुन आया तो कुछ ज्यादा हो गए, मतलब उन्होंने आकर के इसको और ज्यादा ना हाँ फुल। हाँ जी, ठीक है। भोजपुरी म्यूजिक आजकल अश्लीलता के लिए बदनाम हो रहा है, क्या आप मानते हैं कि इसमें सिंगर से ज्यादा राइटर दोषी? अश्लीलता कुछ नहीं होता है सर, अश्लीलता हमारे भोजपुरी में है ही नहीं। असली अश्लीलता तो हमारे बॉलीवुड के चीज़ों को देखिए ना, उसके वीडियो देखिए। ये तो आप लोग आजकल नया ट्रेंड शुरू कर दिया। नहीं, ट्रेंड हम तो शुरू से बोलते हैं, अश्लीलता कहाँ है? अश्लीलता है तो आप सुनिए मत। अश्लील गाने के व्यूज कैसे 100 मिलियन जाते हैं, आप बताइए ना। हम अच्छा भजन बनाते हैं, उसके गाने का 10 मिलियन ही क्यों व्यूज होता है? हो सकता है कि मजबूरी में अब यूट्यूब कोई खोल रहा है, कुछ भी आ रहा है, कुछ प्ले कर रहा है उसमें। मजबूरी में सर 2-4 व्यूज, तो मजबूरी में हमारे देवी गीत को क्यों नहीं 100 मिलियन सुनते हैं लोग? ये तो बताइए मुझे आप। हम हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री से मुझे लगता है कि हरबो न्यूज़ वाले, हरबो यूट्यूबर, ब्लॉगर सब लोग बोलते हैं भोजपुरी पर अश्लीलता पे सवाल करते हैं, तो बोलते हैं लोग कि मजबूरी में सुन लेता है, या अच्छे खराब चीज़ों को ज़्यादा सुना जाता है। तो अच्छे चीज़ों को ज़्यादा सुनिए, डिपेंड तो आप पे करता है ना सर। अब एक शराब बेचने वाला, ये दुनिया जानती है कि वो शराब गलत चीज़ है, फिर भी उसके शाम को जाइए ठेके पे लाइन लगी है। और सारी दुनिया ये जानती है कि दूध बहुत अच्छा चीज़ है, पवित्र चीज़ है, हमें पीने से हमारे शरीर में एनर्जी होती है। फिर देखिए ना, दूध बेचने वाले को घर घर जाके बेचना पड़ता है। तो यही चीज़ है सर, उसमें कहाँ से हम जो चीज़ बोएंगे
वो काटेंगे, ये सच्चाई है। लेकिन आप ये बताइए कि हमारा जब ग्रो बढ़ेगा, हम पैसे लगाते हैं, 15-15 लाख 20-20 लाख रुपए लगते हैं हमारे गाने बनाने में, और हम अच्छे गाना बनाते हैं तो उसको 5 मिलियन लोग सुनते हैं, और थोड़ा सा हम अश्लील बना देते हैं तो उसको 200 मिलियन सुनते हैं। तो सर हम भी तो अपना परिवार चलाने आए हैं ना। हम अगर ठेकेदार बन जाए अश्लीलता के, तो हमारे घर पे तो जो अश्लीलता की बात करते हैं, जो अश्लीलता भगाना चाहते हैं, हमारे घर पे 2 दिन खाना खिला दे, कोई नहीं खिलाएगा। सिर्फ मुंह से बोल के हर चीज़ अश्लीलता की बात करके, अश्लीलता पे बोल के अपने आप का चेहरा चमकाने का एक तरीका है, और कुछ नहीं है ये। तो क्या आपको भी इसी मजबूरी में अश्लील गाने लिखने पर अश्लीलता है ही नहीं सर, अश्लीलता कहाँ है? आप मुझे बताइए, हमारे गाने तो बेशक ही अश्लील नहीं होते, कभी भी नहीं हुए। आप कोई भी गाना उठा के, लेकिन मैं इस सवाल से नफरत करता हूँ, अश्लीलता। मैं उस घर से आता हूँ कि मेरी माँ भी मेरे गाने को सुनती है, मेरी बहन भी सुनती है, मेरे सारे रिश्तेदार सुनते हैं। तो हम वैसा गाना, आप कोई भी मेरा गाना उठा के एक गाना बताइए, कोई भी, हमारे 500 मिलियन 700 मिलियन के गाने हैं, लेकिन कोई नहीं बोल सकता है कि अश्लील है। क्या आपको लगता है कि भोजपुरी में अब इमोशनल गानों की कमी हो गई है जिस तरीके बिल्कुल से? हाँ, ये हुआ है। हमारे भोजपुरी में अभी हम लोग एक नया वर्क चालू कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि महादेव करेंगे अगर, तो वो चीज़ें सक्सेस होगी। वो चीज़ें, वो उस सब चीज़ों को प्लेटफॉर्म ज़्यादा मिलेगा। अभी हम लोग भोजपुरी में एक बहुत बड़ा अभी स्टूडियो स्टार्ट कर रहे हैं, सेटअप स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारे जो मिट्टी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, बच्चे हैं, उनको हम लोग ऑफ़र करेंगे, उनको गवाएंगे, बढ़िया बढ़िया चीज़ लेके आएंगे। देखते हैं हमारे भोजपुरी के जो भी श्रोता हैं कितना तक उसको आशीर्वाद देते हैं। खास तौर पे अगर देखा जाए तो अभी एक हमेशा न्यूज आते रहता है, तो क्योंकि एक पॉडकास्ट है तो मैं थोड़ा डिटेल में, बहुत सारी बातें आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कही होगी, लेकिन हमारे जो ऑडियंस है उसको पूरा विस्तार से देखते हैं और सुनते हैं यहाँ पे, तो इसलिए मैं सारी चीज़ों पे एक एक करके आपसे सफाई भी चाहता हूँ, या फिर जो इल्ज़ाम है वो भी मैं लगाना चाहता हूँ। तो आपके ऊपर जो आरोप है वो है कि आप दूसरों के गाने चुरा कर भी सिंगर से गवा देते हैं, और जब बाद में वो आइडेंटिफाई होता है तो फिर आप लोग टेक्नोलॉजी पे उतर जाते हैं, ऐसा लोगों का कहना है, कई जगह कमेंट बॉक्स में भी है। जी। इस पे क्या कहता? देखिए, अगर दूसरे के गाने हम गवाए होंगे तो आपको जब इतना पता किए हैं तो उस गाने का नाम भी आपको पता करना चाहिए था। वो कौन सा गाना है हम जो दूसरे का गवाएं? अभी जिसके लिए युद्ध हुआ, आप लोग, आपके और प्रमोद प्रेमी में जो युद्ध नहीं, हुआ वो गाने, अभी तो गाने की चोरी की वो बात नहीं थी, हाँ। वो गाने की धुन की बात थी कि धुन चोरी हो गया है। अच्छा, उसमें धुन चोरी हुआ था। मैं देखिए बताते हैं, हमने कभी किसी का गाना उठा के सामने से नहीं गवाया। और रही बात, तो हमारे गाने कोई भी बजे, चाहे वो भतीजवा के मौसी जिंदाबाद हो जाए, चाहे पिछला बार एक हमारा गाना बहुत बड़ा हिट हुआ था, मार मारदा के गोली, आप लोग के पति पे रहोगी कि देवर पे, होली में गाना बहुत बजा था। हाँ, तो वो गाने की मीन्स जो होती है ना, इंस्टाग्राम पे जो वायरल होती है, उस चीज़ को उठा के हम लोग उस पे गाने बनाते हैं, तो उसी पे बोलते हैं लोग चोरी हो गया। अब मीन्स है तो सारे लोग उसको बनाते हैं, लेकिन हम बनाते हैं तो अलग तरीका का बनता है, बच जाता है तो सब लोग बोलते हैं चोरी हो गई। अब क्या करें भाई? इसका प्रारूप बताते हैं, होता क्या है। जैसे कई लोगों का कहना है कि जो बड़े राइटर हो जाते हैं, जो बड़े सिंगरों के साथ रहते हैं, उनके पास छोटे छोटे सिंगर उनके पीछे लगते हैं कि भाई मेरा भी गाना चल जाए, और वो लोग उनका गाना सुन लेते हैं और उनका गाना फिर अपने ध्यान से उसमें सेव करके अच्छा सर बताइए, छोटे सिंगर मेरे पीछे क्यों लगेगा जब हम उसको गाने, हमारे पास समय ही नहीं है कि नए सिंगर को हम गाना दे पाए, तो हमारे पीछे वो क्यों आएगा? इसलिए क्योंकि वो गाना लिख रहे हैं, उनको कहीं बड़े सिंगर से गवाने का मौका नहीं है, तो अच्छा, आपके छोटे राइटर की आप बात कर पास छोटे राइटर की बात करें। ओके, हमारे पास कोई भी राइटर, हमारे भोजपुरी में आपको एक बात बता देते हैं, और हमारे ऑफिस पे जाइएगा तो मुझे लगता है 2-4 राइटर हमेशा मेरे साथ रहते हैं, और मुझे लगता है कि 2-4-10 गाने ऐसे होंगे जो गाने में उन लोग शुरू से मेरे यहाँ रहे हैं, तो ज़बरदस्ती उन लोग का नाम भी हम डालते हैं अपने गाने में। एक शब्द उन लोग का नहीं लिखा रहता है, क्योंकि सर राइटर में नाम एक जितना होना था अखिलेश कश्यप का हो गया, बच्चा बच्चा जानता है। तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे दूसरे के गाने उठा के, मेरा अब ये दिन आ गया कि दूसरे के गाने उठा के और मुझे गवाना पड़ेगा। मेरे पास उतना टैलेंट है और वो जब तक जिएंगे तब तक रहेगा सब। मुझे इम्प्रूवमेंट करने आता है अपने आप को, मुझे चीज़ों को चेंज करने आता है कि कब कैसा पब्लिक को क्या पसंद आएगा, तो मुझे इसकी ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। समय की जो मांग है उसको आप समझते हैं और उसके अनुसार आप अपडेट करते हैं। बिल्कुल।
तो इस बात की पुष्टि कर दी जाए कि आपने कभी किसी का गाना नहीं अभी सुना? कभी किसी का उठा ही नहीं है, ये बात बता ही दी। अब हमारे हाँ एक दो मेरे से गलतियां जो हुई है, हाँ। वो गलतियां ये हुई है कि हम गाना आपको दिए, हम्म, जैसे कि गाना मैं ही लिखा, आपको दिया, आप हमारे गाने को गा दिए, रिलीज नहीं किए हैं। लेकिन मुझे वो गाना लगा ना कि अरे यार ये मेरा गाना अच्छा है, इस ये सिंगर गाएगा तो इसमें सूट नहीं करेगा, ये गाना मुझे उनसे गवाना चाहिए, क्योंकि गाने तो मेरे हैं ना, मैं आपसे पैसा लिया हूँ, तो उस पर तो राइट मेरे है ना। अगर मेरा मन किया कि इस गाने में आप जच नहीं रहे, आपकी आवाज़ में ये गाना अच्छा नहीं लग रहा, मुझे उनसे गवाना चाहिए, तो ये मैं किया हूँ। खुलेआम आपके कैमरे पे बोल रहा हूँ। तो कहीं ऐसा भी तो हो सकता है ना, किसी से आपको बड़े सिंगर से मौका नहीं मिला, आपको छोटे सिंगर से ट्राई किए और अचानक कहीं बड़े सिंगर का मौका मिल गया तो उस बेचारे उसको दबा सर के और ये बताइए कि अब मुझे मौके की ज़रूरत है। मुझे लगता है 2019 से आज ये 25 चल रहा है, 6 साल में मुझे मौके की ज़रूरत है। अखिलेश कश्यप गाना अगर किसको भेजेगा जो नहीं बोलेंगे कि नहीं गाएंगे, तो मुझे मौके की ज़रूरत है किसी के बड़े सिंगर के लिए। सारे लोग से मेरी बात होती है, सारे लोगों से मेरी बॉन्डिंग अच्छी है, सारे लोग के गाने बजे हैं। एक भोजपुरी इंडस्ट्री में मुझे लगता है कि एक दो राइटर को छोड़ दीजिए तो अखिलेश कश्यप ऐसा ज़रूर है जो इक्का दुक्का भोजपुरी के सिंगर छोड़ के सबके लाइव पे 100-100 मिलियन का गाना दिया है। आप नाम रखिएगा, ज़रूर हम उस गाने को बता देंगे। बिल्कुल, चाहे वो खेसारी भैया हो गए, पवन भैया हो गए, कल्लू जी हो गए, अंकुश राजा जी हो गए, रितेश पांडे जी हो गए, गुंजन सिंह जी हो गए, टुनटुन यादव हो गए, सबके जीवन में 200-200 मिलियन 150-150 सबके लिए लिखा हूँ, सबके गाने बजे। तो सर इसमें और ये घमंड नहीं है, ये मेरा मेहनत है, तो मुझे अब मौके की क्या ज़रूरत है। ठीक है। चलिए यहीं पे एक छोटा सा एक सवाल रख लेते हैं कि जो नए जो नए राइटर बनना चाहते हैं तो उनको कोई एक दो तकनीक बताइए जिससे आपके जिस तरीके से आप गाने लिखते हैं हिट हो जाते हैं तो देखिए हम हमेशा से कोशिश किए हैं और बहुत बार हम कोऑपरेट भी किए हैं नए नए सिंगरों को। लेकिन अब क्या है ना भोजपुरी में कि पहले गाने के बात बजते थे, अब उसके कंपोजिशन बजते हैं, उसके म्यूजिक बजते हैं, उसका ड्यूरेशन बजता है कि आपके गाने का पंच लाइन और मुखड़ा अंतरा की ड्यूरेशन क्या है, क्योंकि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री आधे से ज़्यादा रील पे सिमट गई है। तो उसमें चीज़ें हैं और उस चीज़ को हम अभी ख़त्म भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जो गाने वायरल होते हैं वही यूट्यूब पे चलते हैं। अब एक आधार हो गया इंस्टाग्राम का, छोटा भाई हो गया यूट्यूब, उधर से गाना वायरल होगा तभी इधर चलता है। तो वही चीज़ें और राइटर लोग को हम यही बोलेंगे, जितने भी नए हमारे भाई लिख रहे हैं, चाहे स्टार्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं लिखना, तो आप एक छोटा सा जो भी नॉर्मल चीज़ जो भी गाने बजे है ना, तो उसका जुबान पे आने वाला बात बजता है और हमेशा गाने का बात ही बजता है। जैसे हमारे गाने बहुत सारे लांगा लखनऊआ हो गया, ये बात है कि गोरी तोर चुनरी बा झल कौआ जान मारे लांगा लखनऊआ, मतलब नॉर्मल बात, भतीजवा के मौसी जिंदाबाद। तो छोटी छोटी चीज़ें और जो सरल चीज़ें जुबान पे तुरंत चढ़ जाए वही गाने बजे। यही गाने बजते हैं और वैसे ही गाने नए सिंगर बिल्कुल लिखना ही है। करनी चाहिए। जी। एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हुआ जिसमें ये कहा गया है कि भाई जो खेसारी लाल यादव जी हैं आपको फॉर्च्यूनर गिफ्ट किए हैं, जी तो इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या वो आपने खरीदी है या फिर उन्होंने गिफ्ट किया है? नहीं सर, ये सच्चाई है, उन्होंने दिया था और उसके पीछे रीज़न था। मुझे लगता है कि 4 साल 5 साल पहले हमारे टीम में ये बोला गया था खेसारी जी द्वारा कि जिस भी सिंग राइटर के गाने 100 मिलियन जाएंगे उसको 1 लाख रुपया दिया जाएगा। अच्छा। तो मेरे बहुत सारे गाने 100-100 मिलियन के हुए थे, तो मुझे लगता है कि 25-30 गाने 100 मिलियन उस दुनिया हुए थे साल 2 साल में। तो मेरे पैसे हम नहीं लिए थे खेसारी भैया से, तो हम उनसे बोले कि भैया हमको एक फॉर्च्यूनर ही दे दीजिए, पैसा एक ही बार हमारा रखिएगा, हमको एक ही बार दीजिएगा। तो वहीं 35 या 40 लाख रुपया दिए थे डाउन पेमेंट करके, गाड़ी लिए थे। गिफ्ट तो नहीं हुआ ना, क्योंकि आपने मेहनत किया था और नहीं सर, गाने देखिए वो गिफ्ट ही है। अब मान के चलिए 100 मिलियन जो मेरे एक गाने के गए हैं तो 1 लाख, जो आपने जो 1 लाख हाँ 1 लाख अलग से आपको गिफ्ट, वो तो मैं लेता ही नहीं हूँ, खेसारी भैया से मेरे पैसे का हिसाब ही नहीं रहता है, लेकिन वो एक गिफ्ट चीज़ थी कि 1 लाख रुपया 100 मिलियन हुआ तो आपको दूंगा। तो वो जो 100 मिलियन गया तो 1 लाख हम इकट्ठे ले लिए, से 25-30 गाने हुए तो उसमें वो दे दिए, तो ठीक है।
अब आते हैं थोड़ा-सा कुछ और चीज़ों में, जैसे कि अगर हम बात करें कि आपकी नज़रों में खेसारी लाल यादव, क्योंकि आप बहुत करीब रहे हैं, लोग जानना भी चाहते हैं, बहुत सारे उनके ऊपर विवाद अपवाद होते रहता था। फिर भी क्योंकि बहुत करीब आप रहे हैं, तो इसलिए ये सवाल एक बार रिपीट ही हो जाता है कि आपके नज़रों में खेसारी लाल यादव कैसे इंसान हैं? सिर्फ़ स्टार हैं या दिल से भी उतने ही बड़े? ये वो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। बहुत अच्छे इंसान हैं और मुझे लगता है कि वो बहुत इमोशनल आदमी हैं और बहुत प्यारे हैं, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है और अपने लोगों का ख्याल रखते हैं। हाँ, जो उनके साथ काम करते हैं। हाँ, सबका। तो क्या ये ख़्याल बाकी दूसरी जो बड़े स्टार हैं, वो नहीं रखते हैं अपने लोगों का? अब सर मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैं काम किया नहीं हूँ। बड़े स्टार में जितने दिन से हूँ इन्हीं के साथ हूँ। अब दूसरे स्टार के पास जाएँगे तब ना पता चलेगा। कभी कोशिश ही नहीं किए जाने का, तो पता नहीं है, लेकिन हाँ, इनके यहाँ ये चीज़ें हैं कि भैया थोड़ा-सा इमोशनल भी हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो मेहनती बहुत ज़्यादा हैं और उस इंसान के वो अपने मेहनत पे भरोसा रहता है। क्या किसी एक ही स्टार के साथ लगातार जुड़े रहने से क्या आपको इस इंडस्ट्री में कुछ नुकसान झेलना पड़ा? नहीं सर, कोई नुकसान नहीं कुछ भी नहीं है और जब तक है तब राइटर तक तो सबका होता है। बिल्कुल है। सर सबको गाने तो देते ही हैं। जैसे अगर हम बात करें पवन सिंह जी की बात करते हैं, वो बाकियों का आपने नाम लिया, लेकिन जब आप राइटर हैं, इस इंडस्ट्री के राइटर हैं, सबके प्यारे हैं आप, सबको आपका गाना पसंद आता है। तो कोई ये भी तो सोचता होगा कि अखिलेश कश्यप जी कोई ऐसा गाना लिखें जो पवन सिंह की आवाज़ में आए। लिखे हैं सर उनका, मेरा गाना अभी भी सावन आता है, उनके सावन का सबसे बड़ा गाना लिखा हुआ मेरा ही है, महादेव का दीवाना। अभी भी सावन आता है तो मेरा ही बजता है। भर सावन सुनो तुम नजर नहीं आना, तेरा बाबू हो गया है महादेव का दीवाना। मेरा लिखा हुआ गाना है। अच्छा, ये गाना आप ही का लिखा हुआ है। जी। अब एक और सवाल आता है कि आज के समय में हम फ़िल्मों पे थोड़ा बात कर लेते हैं। जी। क्या अखिलेश कश्यप को कभी कोई ये देखेगा कि हाँ, आप जिस तरीके से गाने लिख रहे हैं, उस तरीके से फ़िल्म भी आप लिखेंगे, फ़िल्मों की कहानी भी लिखेंगे? फ़िल्म में गाने लिखे हैं हम, 2-4 गाने आए हैं। अब भोजपुरी के फ़िल्म का जो थोड़ा-सा क्रेज़ है ना, हमारे यहाँ सिस्टम ही ख़राब है। उस वजह से डाउन होते जा रहा है। अब मान लीजिए सिनेमाघर है ही नहीं, हम बहुत अच्छी चीज़ें बना के कहाँ दिखाएँगे, जब पब्लिक आएगी ही नहीं तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट हमको रहता नहीं है। मतलब सिनेमा का जो स्वरूप है, वो भोजपुरी में अब नहीं रहा। अभी थोड़ा-सा कम हुआ है इसलिए कि सिनेमाघर है ही नहीं। सिनेमाघर तो है, लेकिन हाँ, जिस तरीके का देखिए मल्टीप्लेक्स में हमारी भोजपुरी की सिनेमा इक्का-दुक्का लगती है, लगती ही नहीं है। अब ऐसा होता है कि बिहार सरकार नियम लगा देती है कि हमारी भाई रीजनल भाषा है भोजपुरी और भोजपुरी की जो भी सिनेमा आ रही है उसको आपको 7 दिन तक चलाना ही है, सारे सिनेमाघर को 1 शो, तो उसमें फ़ायदा रहता। अच्छी जो सिनेमा रहती वो चल जाती। अच्छा, इतनी बड़ी हिट फ़िल्म, एक तरह से अच्छी फ़िल्म बनी डंस है, और वो फ़िल्म एकदम अचानक से देखा गया कि औंधे मुँह गिर गई, वो फ़िल्म नहीं चली, उसके पीछे क्या कारण आपको लगता है? सर यही चीज़ें हैं, अब हम क्या कर सकते हैं? हमारी पब्लिक पहुँच ही नहीं पाती है सिनेमाघर में। अब मान के चलिए सर सब लोग सारी सिनेमा को मल्टीप्लेक्स में देखना चाहते हैं। प्रॉब्लम है हमारे सिस्टम में, उसमें हम क्या कर सकते हैं? उसको चाह के भी सही नहीं कर पाएँगे। तो अगर आपको भोजपुरी में कुछ बदलने का मौका मिले और आपको ये राइट आ जाए कि नहीं, आप इन चीज़ों को बदल बदल देंगे, मतलब मौका आपके पास, अधिकार आ जाए, तो उसमें से 2 ऐसी चीज़ें बताइए जिनको आप बदलना चाहें, जिससे और भोजपुरी बेहतर हो जाए? पहला तो सर जातिवाद गाना बंद करवा देंगे। जातिवाद गाना बंद करा देगा, ठीक है? अब पर कोई भी जाति का, चाहे वो हमारे, हम अपने पे बोल रहे हैं, जो पंडितान स्टार हैं, वो गाते हैं, ये सर हमारे भोजपुरी के लिए शोभा नहीं देता। इस पे कभी बात नहीं होती है पर्सनल लेवल पे, आप समझाते नहीं? किससे बोलेंगे सर? सब तो अपने ही हैं। बोलेंगे तो सबको लगेगा देखिए ये हमारी जाति से जलते हैं। अच्छा। तो यही चीज़ें क्या समझा सकते हैं, लेकिन इससे उनको भी देखिए पल भर में उनको फ़ायदे हैं, बट नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, वो फिर अपने आप को बड़ा नहीं कर पाएँगे। अब बड़ा नहीं कर पाए। हाँ, वो सीमित हो गए इस वजह से। पहले देखा जाता था कि जो राइटर होते थे, वो सिर्फ़ गाने लिखने का काम करते थे। सिंगर स्टेज पे नज़र आता था, राइटर अपना कहीं और बेचारा गाना लिख रहा है, गाना दे दिया, नाम कहीं कैसेट में आ गया, छप गया। लेकिन आपके आने के बाद ये नया दौर बदला कि अब जहाँ-जहाँ सिंगर जा रहा है, वहाँ-वहाँ राइटर जा रहा है। तो ये क्या मतलब, अपना भी साथ में नाम कमाने का मौका है? नहीं सर, अब कम कर दिए हैं, अब नहीं उतना रहते हैं। अब बहुत ज़्यादा काम हो गया तो बहुत कम ही जाते हैं भैया के मतलब साथ। जितना पॉपुलर होना था वो हो गया, अब जाने की सर आवश्यकता उतना नहीं। हम कभी खेसारी भैया के साथ इसलिए साथ में नहीं जाते कि
अब तो मैं जाता हूँ, मुझे लगता है कि अब फोटो वोटो भी नहीं लेते हैं, अब इतना दिन से रह गए हैं। और मुझे लगता है कि स्टार जो भी सुपर स्टार हो उसको मीडिया पे कम ही दिखना चाहिए। जो उसका स्वाभाविक जीवन है वो कम ही दिखना चाहिए, तो हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि हमारे स्टार को छूने के लिए दुनिया तरसती है। उसको एक झलक पाने के लिए पब्लिक की हो लगी रहती है। अगर वो स्टार हर रोज हर चीजें दिखने लगे तो फिर वो उसके स्टारडम में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आएगी। नहीं, अगर हर जगह इजी अवेलेबिलिटी हो जाएगी तो फिर लोग आपको, और यही कारण है हाँ, अब कर रहे हैं फिल्म जो नहीं चल रही है। अब ये अब भी एक कारण देखिए ना, कोई भी हमारा शो होता है, खेसारी भैया का हो गया चाहे पवन भैया का, उसमें लाखों करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं, क्योंकि खेसारी को देखेंगे, पवन सिंह को देखेंगे, समझ रहे हैं। वो तो भाई खेसारी ही कहते हैं जो श्रोता है, मतलब भैया को देखने के लिए इतने भीड़ इकट्ठा होते हैं, चाहे पवन भैया हो गए। अब हम इनके साथ रहते हैं, बेशक हम उनको 2 फोटो लेंगे, रील बनाएंगे, वो हमें मना कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो आदमी प्यार करता है हमें। लेकिन हमें जो समझ है, हमें जो समझना चाहिए वो है कि ये मेरा स्टार है, इसका बाहर में दुनिया इसके साथ हमको जब रहते हैं खेसारी जी के साथ, दुनिया हमें इसलिए प्यार करती है कि खेसारी लाल यादव का भाई है, खेसारी लाल यादव का ये हनुमान है, चाहे उनके राइटर है, चाहे उनका सगा भाई है, कृष्ण है, सुदामा है, अनेकों नाम हमको देते हैं लोग। तो उसका ऑरा मुझे बचाना चाहिए। मैं अपने पे ही बोल रहा हूँ कि हर रोज दिखना नेट पे, हर रोज वीडियो बनाना देखना, तो उसमें प्रॉब्लम होती है हर इंसान को। इसलिए अभी थोड़ा सा हम ये सब चीज़ों से दूर है, फोटो वीडियो से। ठीक है, हाँ। इस बीच में जब खूब बीच में दरार चल रहा था दोनों भाइयों के बीच में, जैसे आपस में कहते हैं कि हम दोनों भाई हैं, पवन सिंह खेसारी लाल यादव जी, तो क्या उस समय पवन सिंह के गाने सुनने के बाद आपको गुस्सा आता था? नहीं, गाने देखिए, संगीत का कोई भी इंसान होगा ना, किसी के गाने से उसको गुस्सा नहीं आएगा, अच्छे जो संगीत से जुड़े लोग हों, क्योंकि वो सरस्वती हैं, वो हमारा रोजी रोटी है। ऐसा थोड़ी है कि पवन भैया हमारा गाना नहीं सुनते होंगे, खेसारी जी के गाने नहीं सुनते होंगे, बिल्कुल सुनते होंगे सर। एक दूसरे के कंपटीटर हैं दोनों लोग, नहीं सुनेंगे तो कोई गाना है जो आपने कभी गाड़ी में चलते हुए बजा लेते हैं, कोई गाना किसका? जैसे पवन जी का कोई गाना हो? हाँ, उनका गाना मेरा एक फेवरेट गाना है, रोएले रघुराई। अभी वो गाए थे कि शक्ति बाण लागल लक्ष्मण के, वो वाला गाना मुझे बहुत प्यारा लगता है उनका। पवन सिंह या खेसारी लाल यादव, किसका स्वभाव ज़्यादा अच्छा है? अगर हम खेसारी भैया। स्वभाव ज़्यादा अच्छा है किस? ठीक है। अब तक लिखा गया आपका फेवरेट गाना कौन सा है? इतने गाने हिट हुए उसमें सबसे फेवरेट गाना आपका कौन सा रहा? मेरा सर सबसे फेवरेट गाना मेरा पहला गाना ही है, लांगा लखनऊ, जिससे मुझे पहचान मिली। गाने के तौर पे अगर देखा जाए, एज ए राइटर जब आप गाना लिखते हैं तो अभी के दौर में अगर देखा जाए तो अगर कोई गाना आपको बहुत अच्छा लगा हो और उसमें से अगर आपको चुनना हो तो कौन ऐसा मुश्किल स्टार है जिसे गवाना आपको थोड़ा मुश्किल लगे? सर फिर से बोलिए, समझ नहीं। सवाल का मतलब ये हो गया कि आपका कोई गाना आपने लिखा, जी। तो हर कोई गाने को जल्दी समझ लेता है, कोई लय जल्दी समझ लेता है, कोई उसके टोन को जल्दी समझ लेता है। तो सभी सिंगरों में से कौन ऐसा सिंगर है जिससे गवाने में आपको ज़्यादा तकलीफ होती है? तकलीफ इन द सेंस कि मतलब मुश्किल होता है। मुश्किल होता है, हाँ, कल्लू जी से। कल्लू जी से गवाना मुश्किल होता है। हाँ, वो बहुत घुमाते हैं, मतलब गाने को। अच्छा, गाने को हाँ, गाते टाइम में वो सस्पेंस में रहेंगे। कभी ऐसा हुआ कि कोई गाना आपने गा के पूरा लाइन क्लियर कर दिया और कोई जो सिंगर है वो गाते-गाते बोले नहीं, नहीं अगर जी ये लाइन हटाइए, ये वाला मेरा वाला लाइन छोड़ दीजिए। खेसारी भैया, अच्छा, सारे वो आप हीरा मोती बना के लेके चल जाइए उनके पास, वो 1-2 लाइन आपका काटेंगे ही। वो आदमी गाना में, जैसे देखिए, वो बुरी चीजें नहीं है, हम लोगों को खुशी होता है। अब तो साल 2 साल से मेरा ऐसा हालत हो गया है कि एक मुखड़ा और एक अंतरा ही बना के ले जाते हैं, दूसरा अंतरा के सारे भैया खुद पूरा करते हैं। हम जानते हैं कि उसमें वो करेंगे इधर उधर, तो हम छोड़ देते हैं। हम बोलते हैं फीस उस पे कटौती नहीं करते हैं कि ये वाला अंतरा तो मैंने लिख दिया। सर आपको एक बात बताते हैं, 1-2 गाने, देखिए हम राइटर हैं, हमारे लिखे बहुत गाने बजे हैं। आपको एक बहुत अंदर की बात और पहले बार मैं बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि खेसारी लाल यादव सिंगर बिल्कुल है, इसमें सुपरस्टार है सब कुछ, लेकिन वो बहुत बड़ा एक राइटर है सर, बहुत बड़ा। मतलब भैया के साथ हम लोग बैठते हैं या काम करते हैं, ऐसे हमारे 2-3 100-200 मिलियन के गाने हैं। जैसे कि क्या लगता है कि 2-4 गाने हमारे 100-200 मिलियन के ऐसे हैं ना, जिसमें मेरे कुछ ही शब्द होंगे
बाकी खेसारी भैया के ही हैं, जिसमें मेरे गाने में नाम, जैसे एक हमारा गाना पिछले साल 200 मिलियन गया था। हम ऐसे ही रील देख रहे थे, स्टूडियो में बैठे हुए थे, हम आपको बताए हैं कि मीम्स जो वायरल होता है उस पर ज़्यादा मेरा ध्यान रहता है। तो वो अफ्रीकन एक लड़का था, टेंगे 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 वाला वीडियो बड़ी वायरल हुआ था। तो मेरे ही स्टूडियो में बैठे हुए थे खेसारी भैया, तो हम बोले कि भैया इस पे गाने बनाते हैं ना? बोले हाँ हाँ भैया बाबा बनाते हैं, अच्छा लगेगा। तो हम बोले कुछ बताइए ना सब, तो बोल रहे हैं भौजी लेंगे लेंगे। ऐसे ही अब सोचिए, पंच लाइन नहीं बताया, बनाइए यहीं भौजी लेंगे लेंगे। तो ऊपर से कुछ शब्द हम बताए, उसके बाद तुरंत हमको लग रहा है 15 मिनट में गाने हम लोग बना दिए हो। हम लोग लाइव का सबसे फास्ट गाना वही था कि जो 200 मिलियन है। 15 मिनट में गाना 15 मिनट में गाए, हाँ उसी टाइम रिकॉर्ड किए, उसमें खुशी कर गाई थी, उसको बुलाए उसी टाइम, और नेक्स्ट डे हम लोगों को दिल्ली जाना था, जाके शूट करके गाने रिलीज कर दिए। गाने का ऑडियो उसी दिन छोड़ दिया, 10 मिलियन ऑडियो चला गया, और वीडियो आया तो 200 मिलियन, मुझे लगता है कि 4-5 महीना में क्रॉस कर गया। तो वो हो गया गाने में खेसारी भैया। और कोई एक और बड़ा चीज किसी में, किसी गाने में अगर कलम चबागनी जो अभी ये मेरा गाना आया था, अच्छा। अभी बहुत अच्छा चल रहा है, संडे मंडे वाला, उसमें बात जो थी वो भी वायरल चीज था। मीन्स पे एक छपरा की दादी हैं, वो बनाती हैं, उनका कॉमेडी हम लोग उठा के उस पर गाने बनाए थे। तो उसमें भी खेसारी भैया का बहुत सारा लिरिक्स था, बात था, बहुत सारा चीजें थी। अगर आपको एक दिन के लिए खेसारी लाल यादव बना दिया जाए, हाँ एक दिन के लिए, जैसे होता है जिले में किसी बच्चे को एक दिन के लिए डीएम बना दिया जाता है, तो अगर अखिलेश कश्यप को एक दिन के लिए अगर खेसारी लाल यादव बना दिया जाए तो वो उसका क्या करना चाहेंगे उससे? हम उस दिन अपने साथ रहने वाले 15-20 माइनस लोगों को भगाएंगे। जी, जो जो निगेटिव लोग हैं उनसे दूरी बनाएंगे। ठीक है, हाँ मतलब जो निगेटिव लोग हैं उनसे दूरी हाँ। 15-20 लोगों को भगा, हाँ, तो लगता है कि पूरा टीम ही खाली कर देंगे। खेसारी लाल यादव का टीम 500 का है सर, इतना जल्दी खाली होगा। तो वो 20 जो है वो ए ग्रेड वाले हैं या बी ग्रेड वाले या सी ग्रेड वाले? ये नहीं, मतलब हम एक बात बोले सर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना जो उससे चुगली वाला काम मत कीजिए, ये चीज। कभी किसी स्टार से आपको जलन भी? ये तो ह्यूमन नेचर है ये। नहीं सर, स्टार से जलन नहीं होता है, किसी भी सुपरस्टार से मुझे कोई जेलसी नहीं, क्योंकि मैं वैसा बन ही नहीं सकता हूँ, उनका वदा अलग है, हम राइटर हैं, किस बात का जलन होगा? कोई जेलसी नहीं है किसी से। कभी सोचे थे कि इतने बड़े राइटर आप बन जाएंगे जहाँ पे पूरा देश प्रदेश आपको जानेगा? ऐसी कल्पना की थी कभी आपने? सर अभी भी नहीं सोचे, अभी भी नहीं लगता है, भरोसा नहीं होता है अभी भी। और अभी आप ये बोले तो मुझे लग रहा है कि 5-7 दिन पहले मैं गोपालगंज गया था, तो गाड़ी में हम लोग आ रहे थे सब लोग, तो हम भावुक जैसा एक हो ना, खाना खा के आराम करने लगे, गाड़ी में ही सो जाते। भाई है सतीश, तो इन्हीं लोग से हम बोले कि बताओ भाई, भोजपुरी भाई तो हम लोग आपस में बंद कमरे में भोजपुरी बोलते हैं, हमने के इके अली भगवान महादेव, चाहे सरस्वती का ही देन है, चाहे वो खेसारी भैया का हो गया, चाहे भोजपुरी के सारे लोगों का हो गया, हमने की को सोचना ही ना रही, जब माने जीप टेम्पू से घूमे वाला लड़का आज इतना गाड़ी बा, सब कुछ बा, जौन मन करे था तवन आदमी पहिर लेता हूँ, खा लेता रहूँ, जहाँ मर्जी घूम लेता हूँ, जौन मर्जी करे था गाड़ी कीन लेता नहीं, जब भाई इको हमने के सोचले नहीं जाए। और ये जैसे कि एक सच्चाई है ना, ये हर इंसान को सोचना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए अपने बारे में। ये सर क्या है कि अब हमारी लाइफ का उम्र जो है 35 साल हो गया। ठीक है। 35 साल हम मात्र, हमको लग रहा है कि 10 साल से हम कमा रहे हैं। हमने अपना बचपन गंवाया 15 साल में, 10 साल हम कमाए, 35 साल उम्र हो गया सर, और हमको लगता है कि 10 साल हमारा उम्र होगा, 10 साल बाद हम फिर बूढ़े होंगे। तो लाइफ में जितना लाइफ में मिला है सर, इसमें आखिर एक दिन सबको मरना ही है, लेकिन अपने बारे में इंसान को जरूर अपना अतीत, आपका जो वजूद है कि मैं क्या था और मैं कहाँ आ गया, इस चीज को, जिस इंसान को अपना वहदा याद रहेगा ना सर, वो इंसान कभी इस दुनिया में डाउन नहीं हो सकता है। और मुझे आज भी सब कुछ याद है, आज भी मेरे आंखों पे नाचता है, आज भी हमको समझ में ही नहीं आता है। मैं मेरे से आप 100 रुपया मांगिएगा तो मेरे पैकेट से निकलेगा ही नहीं। मुझे लगता है 10 साल हो गया मेरे पैकेट में कैश पैसे रखे। हमसे अगर आप 20,000 रुपया मांग लीजिएगा, इतना कैश हो जाएगा तो हमको लगेगा कि मेरा सांस भड़कने लगा, क्योंकि मैं देखा ही नहीं हूँ, मेरे अकाउंट में आता है वहीं से ट्रांसफर होता है, तो वो लगता है अच्छा 1 लाख बा, बस नॉर्मल चीज होती है।
हमसे कोई 1 लाख कैश मांग देगा तो सर हमारे बस का बात नहीं है, वो लगता है मेरी जिंदगी की कमाई है। तो वो चीजें और अपने आप को इंसान को हमेशा पहचानना चाहिए कि हम क्या थे, क्या हो गए, जो भी हुए सब महादेव का कृपा है। अगर हम पिछले जन्म में कुछ अच्छा कर्म किए थे तब, क्योंकि आज इस दुनिया में हमारे ही साथ रहने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी बहुत चीज़ों से घिरे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे कर्म अच्छे होंगे, कहीं ना कहीं हमारा मेहनत अच्छा होगा, तो आज हम यहाँ तक हैं सर। इसको ऐसे समझ बहुत है, जिसका कर्म अच्छा होता है उसको मौका मिल जाता है, और जिसका कर्म अच्छा नहीं होता है उसको मौका वही चीज़ें हैं, वही चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, कर्म और किस्मत दोनों की चीज़ें हैं। मायने रखता है वहाँ। जी। अगर आपने कोई फिल्म लिखी और आपकी कोई स्टोरी हुई, बस ये काल्पनिक बातें हैं, भविष्य में हो सकता है ये सच भी हो जाए, और उस फिल्म का कहानी आपने लिख दिया, बहुत अच्छा था, जो उसकी कहानी बहुत अच्छी लिख ली आपने, तो हीरो के रूप में किसे लेना चाहेंगे आप? सर एक सिनेमा बनाएंगे हम, आज बनाए साल भर बाद बनाए, आपके कैमरे पे बोले, लेकिन बनाएंगे, और वो सिनेमा बनाएंगे एक राइटर के ऊपर। एक राइटर के ऊपर हाँ, ये अपने ऊपर नहीं बनाऊंगा, कोई राइटर मतलब? एक राइटर और एक बहुत बड़ा सुपरस्टार कोई भी हो, दोनों उस सिनेमा का पार्ट हो, और उस पर मैं सिनेमा सोच रहा हूँ जरूर बनाऊंगा। एक्टर कौन होगा? खेसारी लाल यादव, क्योंकि वो चीज़ को दूसरा फॉलो कर ही नहीं पाएगा। खेसारी जी बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, उनसे आप जैसा रोल मर्जी करें आप करवा सकते हैं। हाँ, कॉमेडी करवाइए, डांसिंग करवाइए, एक्शन करवाइए, हर चीज़ में वो सलाई रेंज है, कहीं फिट हो जाएंगे। फिट हो जाएंगे। कौन ज़्यादा पॉलिटिक्स करता है भोजपुरी इंडस्ट्री में आज के वक्त में, अगर हम बात करें, चाहे वो मनोज तिवारी हो, चाहे हितेश पांडे हो, चाहे कल्लू जी हो, चाहे खेसारी लाल यादव हो, या पवन सिंह जी हो, सब में से कौन सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स करता है? मतलब पार्टी के लिए निजी जी, मतलब इंडस्ट्री के अंदर की राजनीति सबसे ज़्यादा कौन करता है? हम तो जितने लोगों के साथ काम किए हैं कोई राजनीति नहीं करता है। पॉलिटिक्स तो मेरे हिसाब से, अब मनोज भैया के साथ कभी काम नहीं किए, मिले जरूर हैं, उनसे प्यार भी है, उनके यहाँ रहने वाले सारे लोग हमारे अपने हैं, लेकिन हमको ये नहीं लगा है कि मेरे साथ कोई पॉलिटिक्स किया है, कोई नहीं करता है। क्या इस बात को मानते हैं कि इस दशक में जिस तरीके से 2 स्टार अपने आप को ऊपर रखे, तो क्या इन लोगों की भी गलती है कि नए स्टार को इन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया, जिसका नतीजा है कि आज भोजपुरी में खालीपन महसूस हो रहा है, इनके बाद का नया जनरेशन नहीं दिखाई दे रहा है? सर एक बात आपको बताते हैं, कोई भी नहीं चाहता है कि मेरा जगह कोई ले। हम क्यों चाहेंगे? हम जब राइटर हैं तो हम क्यों चाहेंगे कि मेरे बगल में कोई और राइटर बैठे? कोई नहीं चाहता है सर, ये निजी स्वार्थ है। इससे हम बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि खेसारी लाल यादव अगर आपको बनना है, पवन सिंह बनना है, तो उतना मेहनत आज भी आपको करना होगा। मुझे लगता है कि खेसारी जी को, पवन जी को स्टार बनने के लिए उतना मेहनत नहीं करना पड़ता होगा जितना आज उस स्टारडम को बचाने के लिए करना पड़ता है। तो उतना आप मेहनत कीजिए। यहाँ पे तो सर अगर एक गाना 100 मिलियन हो जाएगा, आप जाइएगा उनसे मिलने तो आपको पहचानेगा ही नहीं। पहले तो भोजपुरी इंडस्ट्री में एक 100 मिलियन गाना हो, 1-2 गाना बजे, एक ब्लैक या वाइट फॉर्चूनर ले लो, और उसके बाद अपना 2-4 लोग साथ में है और भौकाल बना दिए। यही चीज़ें है। तो अब हमारा यंग कहाँ जा रहा है? हमारा जो भी युवा जनरेशन है, जो भी हमारे नए कलाकार हैं, उसके अंदर वो मेहनत ही नहीं है। अभी से ही मुझे लगता है कि लाफ का दुनिया जहान दिखाने में सब लोग व्यस्त हैं। उतना मेहनत खेसारी जी जितना आज भी कीजिए ना भाई, आप भी स्टार बन जाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि खेसारी जी एलियन है, डायरेक्ट भगवान ने उनको धरती पे छोड़ा है और फिर बोले कि हम अब जा रहे हैं, खेसारी तुम तहलका में रहो। नहीं, वो भी किसी माँ के बेटे हैं, किसी पिता के बेटे हैं, वो भी हमारे जैसे इंसान है। लेकिन उस इंसान के अंदर वो क्या चीज़ खूबियाँ है, उसको आपको फॉलो करना चाहिए। आज की कोई भी स्टार हो, अगर वो इतना बड़ा स्टार है तो कैसे बना, उसको पढ़िए। चाहे वो पवन भैया हो गए, उनको पढ़िए, देखिए। आज भी उनसे आप अपना तुलना कीजिए। आप लड़िए तो डायरेक्ट, कोई भी स्टार आता है तो आप लड़िए तो खेसारी लाल यादव से लड़िए, पवन सिंह से लड़िए। तो आप लोग तो हैं कि भाई एक गाना कैसे बजा लेना है, कुछ भी गा के, उसके बाद अपना भौकाल बना। अब वो ऐसा कोई है ही नहीं। अब आपके मेहनत की पूजा होगी, आप कितना मेहनत करते हैं, कितना वर्क करते हैं, वो मायने रखता है। अगर कोई एक गुप्त बात आपको यहाँ बतानी हो जो आज तक कभी आपने बताया नहीं, यहाँ तक कि अपने मित्रों को भी नहीं बताया, तो वो गुप्त बात? सर ऐसा तो कोई हमारे जीवन में बात ही नहीं है। हमारा खुद का जीवन प्राइवेसी वाला है ही नहीं। हाँ, तो ये क्वेश्चन को आप डिनाई कर दीजिए, इसलिए कि मेरे लाइफ में कोई गुप्त नहीं है, सब ओपन है, सबको पता है जो भी है। हाँ,
एक जस्ट आगे बढ़ा लेते हैं सवाल को कि क्या खेसारी लाल यादव घमंडी है जैसा लोग कहते हैं कई बार? नहीं, बिल्कुल नहीं। तन- एकदम रत्ती भर नहीं। क्या खेसारी लाल यादव जानबूझकर झगड़ा करते हैं पवन सिंह से ताकि पॉपुलैरिटी और बढ़ती जाए, बनी रहे? अच्छा, तो उनकी पॉपुलैरिटी की कमी है, दोनों लोगों की भी झगड़ा करेंगे, वो हो जाता है गुस्से में, बात बात की लड़ाई होती है, जान के कोई नहीं ऐसा भी तो करता। हो सकता है ना कि मिलके भी तो रह सकते थे। तो मिलके ही तो है, मिलके ही तो है। आप लोग का न्यूज कैसे चलेगा? अच्छा, वो झगड़ा कर रहे हैं इसलिए बाकी लोग कर रहे हैं। आप लोग तो ज्यादा हवा देते हैं, जो उनके यूट्यूबर हैं उनके हैं। ऐसा तो अब मिलके हैं, देखिए आप वो लोग नजर ही नहीं आ रहे हैं। क्या आपकी वजह से खेसारी लाल यादव और विवेक सिंह में विवाद हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। और विवेक सिंह हमारे दोस्त थे और आज भी हैं और आजीवन रहेंगे। उनसे मेरा कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ, खेसारी जी के अब साथ काम नहीं कर रहे हैं तो हमसे क्या, हमारा पहचान विवेक भैया से खेसारी भैया के थ्रू हुआ था, खेसारी भैया के काम के थ्रू हुआ था। लेकिन आज जब वो नहीं है तो ऐसा थोड़ी है कि मैं उनको गाली दूंगा, मैं उनके बारे में गलत बोलूँगा, बिल्कुल नहीं। वो हमारे जितने साल खेसारी भैया के साथ रहे वो हमारे एक अच्छे दोस्त बन के रहे। गलतियाँ इंसान से हुई है, इसमें मैं कैमरे पे बोलता हूँ। तब विवेक जी से गलती हुई? हाँ, बिल्कुल हुआ है। वो हमारे दोस्त है और वो गलत हैं तो मैं बोलूँगा कि गलत आपने किया है। ये कहीं से हमारी जो दोस्ती है, मैं उससे भी बोलता हूँ। मेरी कभी कभी जैसे 2-4 महीने पहले बात हुई थी तो मैं बोला हूँ कि भैया आप गलती, आपको अपनी गलती एक्सेप्ट करना चाहिए कि आप कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ की। आप विवाद के बाद, जब विवाद हो ही गया, जब आप जानते थे कि गलतियां उनसे हो गई है, तो और आप खेसारी जी के साथ थे, तो फिर बिना बताए हुए खेसारी जी को आप उनसे मिलने गए, तो क्या ये क्या था? इससे कहीं खेसारी जी को बुरा नहीं लगा होगा? ये बात आपसे कौन बोला कि बिना बताए खेसारी जी से मिलने? उसी का इंटरव्यू है, अब आप कहिएगा तो फिलहाल तो नहीं है, अच्छा, लेकिन हाँ। पहले का। हाँ, हम गए थे बिना बताए उनसे, भैया से बताए, मतलब बताए, मिलने के बाद बताए। मिलने के बाद? उसको समझाने ही गए थे, वो इंटरव्यू दे रहे थे ना हर जगह। मैं बोला कि छोड़िए भैया, ये सब इंटरव्यू दे के दूसरे दूसरे में एक साथ रह के आप उसकी गलती दिखाएंगे, वो आपकी गलती थी, ये सब अच्छा नहीं लगता है। जब हम लोग एक साथ, ठीक है नहीं पट रहा है खेसारी भैया आप में तो कोई बात नहीं, लेकिन ये इंटरनेट पर छीछालेदार अच्छा नहीं लग रहा है, बस यही चीज़ें थी, उनको समझाने ही गए थे। लेकिन उनको बिना बताए हुए गए थे, जो कि बाद में आपने आके बताया कि हाँ, हम। उसी डेट को बताया शाम को। विवेक जी के यहाँ से बनारस से ही मेरी फ्लाइट थी, दिल्ली हम लोग गए तो शूट पे ही भैया के पहुँचे थे तो बताया कि विवेक जी से आज मिले हैं भैया, ऐसे ऐसे बात है, समझाए उनको बहुत ज़्यादा। बोले ठीक। सबसे ज़्यादा अभी 6 महीने पहले अचानक से भोजपुरी में एक भूचाल आया और उसमें जो आप लोगों के आसपास हमेशा रहती थी, एक हीरोइन जिनका नाम काजल राघवानी है, और वो लगातार फ़िल्मों में खेसारी जी के साथ कई फ़िल्मों में दिखती रहीं। क्या ऐसा अचानक हो गया कि एकदम से आकर के उन्होंने तहलका मचा दिया और सीधा-सीधा आरोप लगा दिया इतने बड़े स्टार पे कि वो हमारे साथ गलत किए, उन्होंने धोखा दिया वगैरह-वगैरह? लेकिन इसमें कोई खेसारी जी का, आप अगर आपको बोलना ही था तो उस टाइम ही बोलती। आप 8 साल बाद, 6 साल बाद आप उस चीज़ को जिक्र कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम लोग बेवकूफ़ दिखते हैं, पब्लिक बेवकूफ़ दिखती है। आपको अगर एक्शन ही लेना चाहिए था, खेसारी जी ने आपके साथ गलत किया, आपको पहले ही बोलना चाहिए था, अब क्यों? तो उसमें बहुत सारी चीज़ें थी सर, अब उसके बारे में क्या बोलें। ठीक है, उसपे ज़्यादा नहीं ये करते हैं, लेकिन अब आ जाते हैं कि खेसारी जी ने एक जगह मंच से कहा, एक इंटरव्यू में कहा कि अखिलेश कश्यप को 3 गो गाड़ी है, 3 गो घर है, ये है, वो है, तो क्या ये सब बात सच्चाई है कि 3 पटना में मकान है, 3 उधर गाँव में है, फिर गाड़ी नहीं सर, फॉर्च्यूनर है? पटना में 3 मकान नहीं है, वो 3 घर बोले थे क्योंकि बक्सर में है, पटना में है और गाँव पे है। अच्छा, तीनों जोड़ करके बोले? हाँ। मतलब पटना में हाँ, गाड़ी 3-4 है सर, इसमें कहीं से कोई, लेकिन सब भाइयों की है, हमारे पास कुछ नहीं है। एक तो गाड़ी उनकी है, एक गाड़ी सतीश जी की है, एक गाड़ी अनुज जी की है, गोलू जी की है, जो भी साथ रहते हैं बेशक गाड़ी हम लोग खरीदते हैं, लेकिन सब लोग का गाड़ी है, सब लोग काम करते हैं। हम लोग ऐसा नहीं है कि सब कुछ खेसारी भैया का है, ये जो भी हमारे पास है आज भी है और आने वाले समय में कुछ होगा भी, तो उस इंसान के लिए सब कुछ कुर्बान है, क्योंकि उन्होंने जितना किया है हमारे लिए आज यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान भैया का है। एक इंटरव्यू में आपने किसी दूसरे संदर्भ में कहा था, हम उस संदर्भ पे नहीं जाएँगे, लेकिन एक ऐसे ही मतलब जानकारी के लिए आपने कहा था कि खेसारी जी को स्क्रीनशॉट लेने भी नहीं आता है, तो हम उस संदर्भ में नहीं जाएँगे। वैसे क्या ये सही है कि उनको सही है। स्क्रीनशॉट भी लेने नहीं आता है? सही है भैया,
बिल्कुल सही है। उनके फ़ोन में ये लॉक उठाइएगा तो वो आई लॉक लगवा के रखे हैं, खुल जाता है तुरंत ना, नहीं तो पासवर्ड डालने में भूला जाएँगे, 10 बार डालेंगे। अच्छा। कुछ नहीं उनको पता है ये सब। फ़ोन से ज़्यादा हाँ, उनको क्रिकेट देखना है तो क्रिकेट, इंस्टाग्राम देखना है तो देखना है, बस वही चीज़ है। उनको कुछ भी ये सब समझ में नहीं है। चलिए अब इंटरव्यू को थोड़ा-सा अंतिम मोड़ पे लेके आते हैं और यहाँ पे अभी हाल के दिनों में थोड़ा समय हुआ है लेकिन उस पे जी क्योंकि आपकी कहानी की बात कर रहे हैं तो उसमें वो शामिल है वो चीज़। प्रमोद प्रेमी से एक्चुअली मूल किस बात के लिए झगड़ा हुई थी जो इतना चरम पे जाए चला गया जहाँ पे मार-पीट की बात आने लगी, हम तुमको मार देंगे? झगड़ा कुछ था ही नहीं। जा उसमें जैसे कि एक दिन पहले उन्होंने इंटरव्यू में खेसारी जी को बहुत उल्टा-पुल्टा बोला था। ठीक है। ये वो सब पुरान आदत था उनकर, चोरी करे के, हई करे के। जो कि जो धुन उनका बज रहा था वो गाने 6 साल पहले खेसारी भैया खुद गाए हैं। ठीक है। वही गाने हम लाइव आके सुना दिए कि ये देख लीजिए यही धुन है, ये खेसारी जी का ही धुन है। लेकिन आप लोग बोल रहे हैं कि उनका पुराना आदत था चोरी करे के। तो बुरा लग गया ये बात? बुरा लग गया, नेक्स्ट डे आके लाइव हमको बहुत उल्टा-पुल्टा बोल दिए। हाँ, ये उसके बाद सच है कि वो बक्सर गए थे आपको मारने के लिए? नहीं सर, तो आप तो इंतज़ार कर रहे थे वहाँ पे? हम बक्सर में ही थे। ऐसा थोड़ी है सर, एक गिद्धड़ के घर पे भी जाइएगा तो वो छोड़ेगा थोड़ी आपको। नहीं, और नहीं आप इंतज़ार कर रहे थे या बक्सर में थे? नहीं, बक्सर ही थे, बक्सर थे। अच्छा बक्सर में थे। बिल्कुल थे, फ़ोन भी किए थे। इनके लोग गए हाँ। और हम लोगों से बोले कि एक हमारे बबली भैया हैं, बबली दुबे जी, आप जानते होंगे बक्सर के नाम सुना, हाँ। एक प्रतिष्ठित इंसान हैं। उनके यहाँ ये लोग फ़ोन किए, तो बोले कि ऐसा-ऐसा बात है। तो हमको बबली भैया बोले कि आइए घर पे। तो हम चले गए, आ रहे हैं वो। हम गए 5-6 घंटा तक वेट किए, बहुत फ़ोन भी किए कि आइए। हमको लगा भाई अगर जो बात है हम गलत नहीं है तो हम क्यों डरेंगे? हमसे ये भी आप नहीं बोले कि हम झगड़ा करने आ रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि आप कहीं भी जाके कुछ भी, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि इनके 10-12 लोग जाके एक बक्सर में जगह है, ये नहीं गए थे। वो लोग लाइव आके हमें गाली दे रहे थे। जब पता चला तो कोई फ़ोन करके बोला सतीश को ही, फिर उसके बाद जब हम लोग ढूँढने लगे वो लोग भाग गए और मुझे लगता है कि बहुत पीछे भी किए लेकिन फ़ोन बंद करके सब लोग चले गए। आप तो वही चीज़ें थी। एक समय था जब शायद ये देखा जा रहा था कई मंचों से जहाँ पे ये अनाउंस भी किया जाता था कि प्रमोद प्रेमी जो है खेसारी लाल यादव के कॉम्पिटिटर है। क्योंकि ये बताया भी जाता था कि खेसारी जी जैसे यादव परिवार से आते हैं, हम भी यादव परिवार से आते हैं, वो छपरा से हैं तो हम आरा से हैं, तो वो गाने गाते हैं तो हम भी गाते हैं। तो इस तरीके से तो आखिर क्या आपको लगता है कि इन दोनों के बीच में कहीं बराबरी है आपस में खेसारी लाल यादव और प्रमोद? आसमान ज़मीन का फ़र्क है सर। और जात-पात क्या होता है, सबसे खेसारी भैया को टारगेट करके गाना वही गाए हैं। इसमें जात-पात का क्या बात है। आसमान जो खेसारी लाल यादव ओनली पीस, अब इतना जान लीजिए कि भोजपुरी में वो एक पीस है। बाकी 2 नंबर के लिए जितना लड़ना है सबको लड़े, 4 नंबर 3 नंबर, वो अकेला है सर। उसके जैसा कोई नहीं हो सकता है। लेकिन फिर यहीं पे एक सवाल आ जाता है कि निर्वज भी करते हैं कि नंबर 1 का तो पोजीशन हम लेके बैठे हुए हैं। देखिए कहने को सब कहता है, लेकिन आप एक आज के कैलकुलेशन निकाल लीजिए, एक वोटिंग कर लीजिए या कहीं आप एक स्टेज शो करा दीजिए भोजपुरी को, जो बोलते हैं कि हम ज़्यादा हैं तो हम ज़्यादा हैं। 2-2 किलोमीटर पे प्रोग्राम करवा दीजिए और भीड़ कैलकुलेट कर लीजिए, पता चल जाएगा किसको देखने के लिए ज़्यादा लोग हैं। वो उस सबसे ज़्यादा उसकी फ़ैन फॉलोइंग है। तो बोलने के लिए सब बोलता है, लेकिन आप कोई भी चीज़ देख लीजिए कि खेसारी जी के फॉलोअर से लेके, उनके गाने के व्यूज़ से लेके, चाहे उनकी फ़ैन फॉलोइंग से लेके, स्टेज शो से लेके, मूवी से लेके, हर चीज़ में ऊपर हैं, हर लोगों से ऊपर हैं। एक और उसी संदर्भ से जुड़ा हुआ एक और जो लाइन बार-बार कहा गया है कि एक ब्राह्मण जो है 2 यादवों को लड़वा रहा है। तो इसमें क्या सच्चाई है ये? नहीं सर, ब्राह्मण 2 यादव को लड़वा क्यों रहा है? ब्राह्मण और जात-पात की कोई बात ही नहीं है और मुझे लगता है कि रितेश भैया भी ब्राह्मण ही थे, जब हम भी ब्राह्मण थे। और ऐसा बहुत सारा झगड़ा हुआ जिससे रितेश जी से खेसारी भैया की वजह से कुछ-कुछ बोल दिए तो हम बहुत लड़ाई किए। उस टाइम तो किसी ने नहीं बोला कि 2 ब्राह्मण हैं अपने में लड़े हैं। चिंटू पांडे भी तो ब्राह्मण ही थे, उनसे भी खेसारी भैया की वजह से लड़ाई हुई। तो ये जात-पात कहाँ से आ गया सर? जात-पात कोई बात आप नहीं। व्यक्ति के साथ हैं। बिल्कुल व्यक्ति के साथ है और उस टाइम ये जादव जाति के लोग जो मुझे गलत बोले, जो सो कॉल्ड लोग बोले, ऐसा लगता है कि मुझे जिनका आप नाम ले रहे हैं उनसे ज़्यादा मुझे प्यार करने वाले उस जाति के लोग हैं आज भी। मेरे साथ जितने लोग हैं
उतना उस जाति के लोग, यादव समाज के जितने लोग हैं मुझे मुझे प्यार करते हैं, क्योंकि मैं जिसके साथ खड़ा हूँ उसके साथ आजीवन खड़ा हूँ। वहाँ उस पे मैं उसके कभी भी खुशी में सुख में मुझे कोई शामिल होने की वो नहीं रहती है। लेकिन हाँ, उस पे कहीं कोई बोलता है तो दुख होता है सर। ऐसा नहीं है कि मुझे अपना चेहरा चमकाने के लिए बोलते हैं। जिस इंसान के वजह से 100 रुपया की औकात नहीं थी सर, 1 करोड़ की तो औकात हो ही गई होगी ना, तो उसका देन था, उसका देन है, तो उसके लिए आदमी बोल देता है, लड़ लेता है। उस टाइम उस यादव जाति के लोग कहाँ थे जो जब वो लोग गा रहे थे कि पिटला भी ना बिगड़ा था खेसरिया है राजा जी, उसी जाति के लोग, उसी जाति के सिंगर थे ना। तो फिर ब्राह्मण किसी जाति को कैसे लड़वाए? जो खुद की जातियों से लड़ गया खेसारी जी के लिए, वो किसी और जाति से कैसे लड़वा सकता है? बाकी तो उनका भाई टुनटुन यादव भी है, उसको मैं क्यों नहीं कभी गलत बोल देता हूँ। मुझे लगता है कि खेसारी भैया के साथ काम करने वाले खरबों लोग होंगे, लेकिन अखिलेश कश्यप उसके स्टार्टिंग दिन में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए थे। तो ऐसा चीज़ नहीं होता है, इंसानियत होना चाहिए। जात पात कोई कोई मायने नहीं रखता है। आप उसी जाति के बारे में बोलते हैं और उसी जाति के लोग खेसारी भैया को गलत गलत बोल रहे हैं, गाने गा रहे हैं उन पे, तो कैसा लगेगा आपको? वही चीज़ें थी। आप एक दिन पहले आपको याद आ गया और एक दिन पहले वो बोलते हैं कि चोर हवन, पुराना आदत है चोरी करेगा, आप क्यों बोलेंगे? उस टाइम आपको जाति याद नहीं आया? और जब आपको लगा कि इधर से आपका पर्दाफाश हो गया तो आपको जातिगत कार्ड खेलना पड़ा। सर देखिए, जात पे कितना दिन आप राजनीति करेंगे? उस जाति के लोग को शुरू से जाति पे बांटा गया, जात पात करके उन लोगों को बरगलाया गया। शुरू से मैं देखा हूँ उस जाति के लोगों को, और यही चीज़ें चलती आ रही है। लेकिन हम लोगों का अब समय है कि हम एक बिहारी हैं, हम एक इंसान बने, एक अच्छे इंसान बने, तब हमारा भला होगा। हमको कोई अगर यादव का नेता आके बोल देता है तो हम सारे यादव खड़े हो जाते हैं उसके लिए। चाहे ब्राह्मण का नेता आके बोल देगा तो हम सारे ब्राह्मण को क्यों? हम अपने बीच में एक अच्छा इंसान चुनेंगे, जो इंसान हो, जिसकी जाति इंसान हो, वो होना चाहिए सर। हमारे अंदर जात पात है ही नहीं। नहीं तो मुझे लगता है कि मेरे साथ रहने वाले राजपूत हैं, यादव हैं, मेरे साथ तो यही दोनों लोग ज़्यादा हैं। ब्राह्मण जाति से हूँ मैं, लेकिन मेरे साथ कम ही हैं लोग। तो हमारे अंदर वो चीज़ें कभी रही ही नहीं है, और खेसारी जी के अंदर भी कभी ये चीज़ें नहीं रही है शुरू से। लेकिन ये जो चीज़ें हुआ, इसमें लोग ऐसी ऐसी चीज़ें अफवाहें फैला दिए कि मुझे लगा कि अब भैया को कोई बोल भी देगा तो मुझे चुप रहना है। तो उस टाइम से मैं चुप ही हूँ, और उस टाइम से क्या अब हमेशा के लिए चुप ही हो गया। मैं बोला कि ठीक है, अगर उस जाति के लोगों को लगता है कि खेसारी जी को उनके ही जाति से लड़वाता हूँ, तो 2 जादों में लड़वा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो शायद वो लोग भूल गए कि अखिलेश कश्यप ब्राह्मण होकर भी खेसारी भैया के लिए अपने जाति के लिए लड़े थे। तो वो चीज़ को भी याद करना चाहिए। उस टाइम से हमने बोलना ही छोड़ दिया, और मेरी बहुत अब इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है खेसारी जी के काम में भी, चाहे उनके लोगों से भी कुछ भी मेरा नहीं। हाँ, मेरा पर्सनली मतलब खेसारी भैया से रहता है, गाना भेजना है डायरेक्ट उनको भेजेंगे, गाना का बात करेंगे, बस वही। आप उनके जो भी जाति पाति के लोग हैं, जो भी हैं, तो अपना काम करें, अच्छे से रहें, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम काम करने वाले आए हैं और हम काम करेंगे। उसी घटना की वजह से ये सारा कुछ आपके और खेसारी जी के बीच में थोड़ी दूरी बनी है ये? दूरी नहीं बनी है, उस आदमी से प्यार आज भी है, रोज बात होता है। लेकिन उनके जो आजू बाजू के लोग रहने वाले हैं, अब हमारे साथ रहने वाले लोग दिन रात जात पात करने लगे। तो आप बताइए, दूर से कोई भी इंसान देखेगा तो क्या बोलेगा कि खेसारी जी जात पात कर रहे हैं? तो इस चीज़ें से मुझे और फील होने लगा, तो थोड़ा सा हम अपना काम का तरीका बदल दिए। भैया से आजीवन उतना ही प्यार है, और ऐसा नहीं है कि मैं इस इंडस्ट्री में उनके अपोजिशन वाले लोग के पास चला गया या ऐसा कर दिया कि उनको बुरा लगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अब मेरा सिर्फ आपसे उनके लोगों से जहाँ जात पात की बात होगी, जहाँ गलत डायरेक्शन दिए जाएंगे, वहाँ पे मैं बिल्कुल सपोर्ट में नहीं। चाहे वो कोई भी हो, हम अगर आपकी कामयाबी देखे हैं तो हम आपका कामयाबी ही देखेंगे। आपको अगर गलत डायरेक्शन दिया जाएगा तो उसमें मेरी हामी नहीं रहेगी, चाहे आप हमको बुरा माने या चाहे आप अच्छा माने। तो वही चीज़ें थी, और ऐसा नहीं है कि उनसे अभी शो में प्रोग्राम में जाते हैं, वो अपने गाड़ी से जाते हैं, हम लोग अपने गाड़ी से सब भाई जाते हैं, आगे पीछे सब है, ठीक है। लेकिन हाँ, उनके जो आजू बाजू अब के 2-4 ऐसे लोग आए जो आपस में ही सब लोगों को बांटने का काम कर दिए।
तो उस चीज़ें से मन दुखी हुआ, क्योंकि हम लोग काम करने वाले, हमें खुशी होता है कि खेसारी जी के साथ काम करने वाले लोग आते हैं तो सबसे ज़्यादा खुश अखिलेश कश्यप होता है, क्योंकि वो काम करने आया है उनके पास। अब जो जिनके पास काम ही नहीं, आप बताइए ना, आपको हम खेसारी भैया के पास ले जाके रखेंगे, आप उनके साथ रहेंगे, आप क्या करेंगे? आपको भोजपुरी का नॉलेज नहीं है तो आप क्या करेंगे? बस दिन भर इधर की बातें उधर की बातें करेंगे, आपस में इसको लड़ाएंगे उसको लड़ाएंगे, आप कंपनी खोल देंगे, 2-4 और कंपनी खुलवा देंगे, आप यही सब चीज़ें करेंगे ना, जो आपके पास काम की बातें नहीं है। तो वही चीज़ें हैं, तो उस चीज़ों से थोड़ा सा आदमी तो हाँ बच्चा कि चलिए भाई आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करेंगे, हमारा गाना लिखना काम है, हम गाना लिख रहे हैं। हाँ जब लगेगा कि हाँ मेरी ज़रूरत है, चाहे जब ढूंढेंगे तो हम लोग खड़े हैं। लेकिन अभी अभी हाँ ठीक है, अपना काम कर रहे हैं, हम लोग खुश हैं, जितना है उतना में अपना काम करें, क्योंकि अभी फिर से हम लोग एक नया सेटअप चालू किए हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा काम है, गाना लिखना है, कंटेंट बनाना, कितना आदमी घूमेगा, कितना फालतू की पंचायत में रहेगा। सर हम लोग राइटर हैं, गाना लिखने वाले हैं, 2 साल से सिर्फ इसी पंचायत में हम हैं, 2 साल से प्रॉपर तरीके से हम काम नहीं कर पाते हैं। कभी इनका बात, कभी उनका बात, कभी उनका बात, कुछ भी होता है तो हम ही को फोन आएगा, कुछ भी होता है तो हम ही को गलत बोलेगा लोग। तो उस चीज से थोड़ा सा ठीक साथ है। रहने का ये कहीं ना कहीं थोड़ा हाँ feedback भी हो हाँ, अब गाने नहीं, जैसे कि कुछ गाने अभी जो हैं वो यूट्यूब IPL चल रहा है तो उसमें कम रन कर रहे हैं, तो उनके फैन लोग भी बोलेंगे कि क्या कर रहे हो, सो हो, गाने लेके आओ, कम बैक कराओ। हम बोले यार बैक कहाँ हुए हैं कि कम बैक करा है। तो वो चीजें होती है, तो उससे अब क्या ही बोल सकता है इंसान। तो अभी गाने थोड़ा सा कम है तो उनके फैन लोग भी बोलते हैं सोया हुआ है अखिलेश कश्यप, जग नहीं रहा है, भैया के साथ सिर्फ नहीं रहता है। अब फोटो, हाँ फोटो नहीं डालेंगे तो लिखने लगता है लोग 10 दिन में कि लग रहा है खेसारी भैया से गद्दारी कर रहे हैं अखिलेश कश्यप। क्या करे सर, सब कुछ सुनना पड़ता है, करता कोई और है, भोगता कोई और है। अब हम कब नहीं चाहेंगे खेसारी भैया का गाना नहीं बजे, कोई उनके गाने आएंगे, अगर गलती से कहीं बिजी हो, पोस्टर उस्टर सोशल मीडिया पे नहीं डाले, बिहाने मेरे में टैग करके लिखने लगेगा लोग कि हम पोस्टर, हाँ पोस्टर नहीं शेयर किए, आप गद्दार भाई हैं उनके, आप अपने काम के लिए जुड़े। आप क्या बोले सर, सुनते हैं क्या बिजनेसमैन राइटर अखिलेश कश्यप जी जी। जब खेसारी जी से जुड़े तो उनको भी बिजनेसमैन एक्टर और सिंगर खेसारी लाल यादव बना दिए? नहीं सर, देखिए हमारे ज़िंदगी में खेसारी भैया का योगदान बेशक बहुत ज़्यादा है, और वो हमेशा हम लोगों को ये सिखाए हैं कि आपको काम करना चाहिए, आपको कमाना चाहिए, और ये जो सर दिख रहा है सारा कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ हिम्मत है। खेसारी भैया मतलब वो अपने लोगों की कामयाबी से बहुत खुश होते हैं, उनको ये नहीं है कि मेरा राइटर ये ले लिया तो उनको दुख है, मेरा राइटर ये ले लिया, नहीं, वो सबसे प्यार करते हैं, सबको चाहते हैं कि आगे बढ़े, सब लोग खुश रहें। लेकिन इंसान ही है ना सर, अब हमारे पास ही आके आप 50 लोग गलत डायरेक्शन बोलेंगे तो एक तो बात मानना ही पड़ेगा। तो वही चीज़ है, वो ऐसा इंसान है ही नहीं कोई। समर सिंह के साथ आपका क्या विवाद था, और जो बातें उठाएगी कि समर सिंह ने आपको मारा था, ये किया वो किया? उसी में विवाह, दूसरा बात कौन उठाया सर, वही उठाया, तो वही बोला था कि मारे। अच्छा एक बात बताइए, आज के डेट में कोई किसी को कैसे मार सकता है? और समर सिंह से हमारा मारपीट का तो बात ही है ना, हम लोगों में थोड़ा सा कहा सुनी हुआ था, वो भी एक बंद रूम में, मतलब पूरे दिन साथ ही में रहते, कोई बात बात पे झगड़ा हो गया, और वो बात भोजपुरी की ही थी, अब कैमरे पे उसके एक ही दिन बाद फिर से हमारे ही साथ थे वो। अच्छा, मतलब बात हुई अब खत्म हो हाँ उसी टाइम वो कुछ झगड़ा, मैंने तुम ताम वाला भी बात नहीं था, लेकिन चिल्ताड़ बना दिया लोग कि मारे पीटे। बताइए भोजपुरी में क्या, हमको लगता है मेरी लाइफ में आज तक इतना बड़ा सर, माँ बाप के बाद हमको, टीचर के बाद, माँ बाप के बाद हमको ऐसे याद भी नहीं है कि मुझे एक थप्पड़ कोई मारा होगा। अब क्या बोले लोग, क्या क्या अफवाह फैला है, तो ठीक है। यूट्यूब पर अगर 100 मिलियन गाना जाता है, बहुत लोग सुनना चाहता है, बहुत लोगों को पता है भाई इतनी गालियाँ हो रही है, ये हो रही है, तो गाने से, तो अगर एक एवरेज आइडिया अगर जानना चाहें कि अगर 100 मिलियन जाते हैं गाने तो कितना पैसा आता होगा कंपनी को? देखिए पहले पैसे आते थे अच्छे खासे, हाँ वो हमारे कंटेंट पे और RPM पे डिपेंड करता है कि हमारे गाने की RPM क्या है, हमारे गाने की एवरेज ड्यूरेशन क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे मिलियन पे 25 से 30 हज़ार व्यूज आते थे। तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा 30-35 लाख रुपया, ये 100 मिलियन? हाँ 100 मिलियन पे आता था। लेकिन अभी की जो स्थिति है, 100 मिलियन पे 10 लाख भी आने के लिए परेशान है लोग,
क्योंकि 10 का 12 का आरपीएम है, 0.10 का आरपीएम, और वैसे ही है, बहुत डाउन कर दिया यूट्यूब ने अपना सब कुछ। जीने का। हाँ, बहुत कम कर दिया है, और मुझे लगता है कि अब ये बढ़ भी नहीं पाएगा, क्योंकि यूट्यूब का अब जो एंगेजमेंट है वो डाउन हो चुका है, क्योंकि वो टीटी बहुत ज़्यादा आ गए, और इंस्टाग्राम पे कोई भी गाने चलते हैं तो अब 3 मिनट का ड्यूरेशन इंस्टाग्राम कर दिया है, तो उस पे भी गाने चढ़ा देते हैं लोग। इंस्टाग्राम पे रील दिन रात स्क्रॉल करते करते लोग उसी पे सुन लेते हैं। उसके बाद ये आईपीएल क्रिकेट में इतना ओटीटी 10 तरह का आ गया कि यूट्यूब का उससे क्रेज कम हुआ। अब यूट्यूब, हाँ, अब यूट्यूब पे एडवर्टाइज उस टाइप के नहीं मिल पा रहे हैं, जैसे एडवर्टाइज भोजपुरी में पहले आते थे, अब वो एडवर्टाइज कम मिल रहे हैं, तो इस वजह से यूट्यूब का आरपीएम डाउन हुआ, आपके गाने की क्रेज कम हुई, तो बहुत सारे चीज़ें हुआ। यूट्यूब पे बहुत सारे भोजपुरी में आंधी तूफान सब कुछ बोल के डालते गया, उससे हमारे यूट्यूब ने हमारे पूरे रीजनल भाषा के एंगेजमेंट को डाउन कर दिया, वो चीज़। कंटेंट का भी ये इफेक्ट हाँ, हुआ, बहुत इफेक्ट और हुआ। उसकी वजह से जो एडवर्टाइजर था उसने भी अपने उस तरह के ऐड को वहाँ पे नहीं भी चलाना, हाँ साथ करेगा साथ में, बिल्कुल। पवन सिंह के साथ काम करना चाहते हैं अथेश कश्यप? बिल्कुल चाहते हैं सर, जब मन करे तब काम करेंगे। तो मन करे तो मन क्यों नहीं कर रहा है वो कुछ गाने? लेकिन मन क्यों नहीं कर रहे, अब ये गाना तो बहुत पहले आया हुआ है ना, इसलिए तो सर हम अब काम, उनका भी काम चल रहा है, मेरा भी काम चल रहा है, तो अब क्या बोले हम, क्या काम, जब लगेगा कि काम करना चाहिए, काम उनको लगेगा कि उनकी मेरी ज़रूरत है या मुझे उनकी ज़रूरत है, तो उस टाइम की बात बीच में कभी ऑफर हुआ था उनकी तरफ से और मजबूरी में आपको कहीं छोड़ना पड़ा? नहीं 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 नहीं, कभी नहीं, कभी? मेरी बात ही नहीं होती है, ऑफर की बात ही है। अरिजीत सिंह के लिए भी गाना लिखा है आपने कभी? बिल्कुल लिखे हैं। तो वो गाना को अभी भी आप देते हैं? अब नहीं, अब तो मेरी अक्षरा जी से बात नहीं होती। अच्छा, तो क्या अभी आपके कैसे रिश्ते हैं उनसे? ठीक है, मुझे तो भाई बोलती हैं वो, ठीक है, सब लोग अपनी दुनिया में व्यस्त हैं। क्या अब भोजपुरी का दबदबा कम हो रहा है और मगही स्टार जो है वो मार्केट में अपना ज़्यादा परचम नहीं, लगा रहे हैं? दबदबा भोजपुरी बहुत ऊपर है मगही से, ऐसा नहीं है, लेकिन मगही में अच्छे बच्चे कर रहे हैं, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है, उससे हमारे भोजपुरी पे इफेक्ट भी पड़ रहा है। भोजपुरी पे इफेक्ट खा रहा है उससे, और यही कारण है कि अब मगही जैसे क्षेत्र में जाकर के खेसारी जी को, आशीष यादव जैसे सिंगर को, जो नए हैं एक तरह से उनके सामने, तो उनको सपोर्ट या उनके साथ दिखना पड़ता है क्या? ऐसा कभी हमको नहीं लगा है सर। खेसारी जी के पास जो भी आते हैं उसका स्वागत रहता है, खेसारी भैया मना नहीं करते हैं किसी को, वो कहाँ मिलने गए हैं किसी से। नहीं, वो मिलने नहीं गए, मतलब कहीं मंच पे ऐसा, हाँ। हाँ, तो मंच पे वो हम ही एक कार्यक्रम कराए थे, हमारे पवन डॉक्टर एक भाई हैं, मित्र हैं, जो कि मगह के हैं, नवादा के हैं, उनका तिलक था, तो उसमें खेसारी भैया का प्रोग्राम था, तो सारे लोग आए थे, तो स्टेज पे ही वेट हुआ था। अच्छा अच्छा। आशीष यादव और रोशन रोही में बेस्ट सिंगर कौन है मगही में? देखिए, दोनों का जोन अलग अलग है, दोनों प्यारे हैं हमारे लिए, दोनों भाई हैं। आशीष बहुत अच्छा गाता है, लेकिन रोशन एक, जैसे कि अब मान के चलिए, जो भोजपुरी में पवन भैया खेसारी भैया का जोन है, वही मगही में उन लोगों का है। दोनों लोग अच्छा कर रहे हैं। तो अभी जिस विवाद में वो अभी जेल में है, क्या लगता है कि वो निकल के बाहर आएंगे या फिर अभी? बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। हाँ, तो उसमें गलती किसकी ज़्यादा लगती है, किरण सिंह या फिर रोशन रोही? इसमें सर रोशन तो भाई है, उसके बारे में कहाँ से ये लोग, तो छोटा भाई है, इसकी इसमें अब पूछना क्या है। तो अंतिम सवाल होगा इस पूरे पॉडकास्ट का कि क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में जातिवाद कूट कूट के भरा हुआ है? हाँ सर, ये है हमारी इंडस्ट्री में, और ये एक दो जातियों में ही ज़्यादा है। हाँ, एक दो जातियों में ही रहा। बस, और इस चीज़ से जब तक हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे, हम लोग और बहुत डाउन होते चले जाएंगे। किस किस तरह की परेशानियां साथ में आ जाती है इस वजह से, मतलब जो साथ में काम करने वाले लोग हैं? अब परेशानियाँ देखिए, परेशानियाँ स्टारों में नहीं है सर, उसके आजू बाजू के लोगों में है। अब मान के चलिए, हम ब्राह्मण हैं, समझिए, और किसी राजपूत स्टार के पास गए, वहाँ 10 राजपूत जाति के लोग बैठ के दिन भर अपनी तारीफ कर रहे हैं, राजपूत है कदी, राजपूत है कदी, तो एक अलग फीलिंग आती है, और जैसा लगता है कि मतलब हमको नीचे दिखाया जा रहा है, वो चीज़ है। या यादव जाति के लोग हैं, तो 10 लोग बैठ के दिन रात यादव यादव बात करें, तो उसमें, या ब्राह्मण जाति के ही लोग हैं, तो भोजपुरी में ये नहीं होना चाहिए। हमारे कोई भी गाने बजते हैं, कोई बता दे कि एक गाना किसी जाति ने सुन के बहुत बड़ा कर दिया है, तो जब हम जब स्टार हुए, जब हमारा ओहदा बड़ा हुआ, तो हमें हर जातियों ने प्यार किया,
तो फिर हम इतनी छोटी इंडस्ट्री को जातियों में क्यों बात के अपने आप को ही छोटा कर लिए। हम लोग तो एक समाज की वो आईना है जो सारे लोग के लिए। कलाकार की कौन सी जाति है? हर इंसान के शो में जाना है, हर इंसान आपको सुनता है, आपके शो में हर इंसान जाता है, तो फिर उसमें जाति क्या है? आप किसी बताइए ना कि किसी एक जाति ने किसी को इतना बड़ा स्टार बना दिया। नहीं संभव। संभव है। अब बताइए, अगर भोजपुरी सुनने वाले मुझे लगता है उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार है। आप इससे बाहर निकलिएगा बिहार से और कुछ यूपी से, तो मुझे लगता है कि उधर जात पात है ही नहीं। हर जाति के लोग, खेसारी लाल और पवन सिंह के टाइम में कोई जात पात नहीं था, तब ये दोनों बहुत बड़े हुए। सर यही रीज़न है कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में आप मेरे से बोले ना कि कोई स्टार नया नहीं आ रहा है, रीज़न यही है कि हम इतने जातियों में बट गए ना कि हमें बड़ा होने का सौभाग्य ही नहीं मिलता है। एक मेरा बहुत बड़ा बात है, आप ये बात याद रखिएगा, जब तक भोजपुरी इंडस्ट्री में जात पात नहीं था तब हमारी इंडस्ट्री के वो हर सुपरस्टार बहुत बड़े लेवल के स्टार बने। चाहे वो दिनेश भैया हो गए, मनोज भैया हो गए, रवि भैया हो गए, खेसारी भैया हो गए, पवन भैया हो गए, रितेश जी हो गए, कल्लू जी हो गए, अंकुश राजा हो गए, नीलकमल हो गए। ये उस टाइम के स्टार हैं सर, जब कैसेट चलता था। अब मुझे बताइए कि इतने स्टार उस टाइम बने और उस टाइम इतनी कम संख्या थी हमारे आर्टिस्टों की, सिंगरों की, लेकिन आज तो 100 गुना ज़्यादा संख्या है, फिर भी एक पवन सिंह और खेसारी बनने में हालत खराब हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम गर्त में जा रहे हैं। हम अपनी सोच को अभी से भी अगर सही नहीं करेंगे तो हम डाउनफॉल में जा रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री जा रही है। और वो ऐसा नहीं है कि वो आज कैसे सब लोग बोल रहे हैं कि अब पैसे नहीं आ रहे यूट्यूब पे, तो कोई बड़े इन्वेस्टर भोजपुरी इंडस्ट्री में निवेश करना नहीं चाह रहे। कहाँ से चाहेगा जब आप अपने में ही लड़कट के मर रहे हो, अपने ही जाति को अपने में ही लड़ाई झगड़ा करके जैसे तैसे करके अपना चमका रहे हो। 110 मुझे लगता है 10 महीने में 1-2 गाने भोजपुरी के बड़े हो रहे हैं। पहले थे कि हर महीने में 1-2 गाने 100 मिलियन जाते थे। तो अभी से भी अगर इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो अभी इसमें क्या ही बोल सकते हैं। और हमारा लाइफ क्या है सर, 5 साल 10 साल और काम करेंगे, हमें जितना कमाना था हम कमा लिए। हमारा परिवार खुशी से खाएगा पिएगा, आराम से रहेंगे। हमें हाय करने की जरूरत, और मुझे बहुत चाहत भी नहीं है। हम लोग कभी भी मंदिर जहाँ भी गए, जहाँ भी मदद मांगे हैं, बस यही बोले हैं कि हमें ज़िंदगी में जो मन करे खाने के लिए बस वो मिल जाए। हाँ, कपड़े के शौकीन है सर, गाड़ियों के शौकीन है, वो सब सोचते हैं मिल जाए, जो है वो ठीक है। इससे ज़्यादा हम लोग को चाहिए नहीं कि हमको बॉम्बे में, हम बॉम्बे मर जाते हैं। हमको सबसे ज़्यादा गंदा बॉम्बे में लगता है, ट्रैफिक दिल्ली में लगता है। हमको अपना पटना बहुत अच्छा लगता है, अपना बिहार बहुत अच्छा लगता है। हमको गांव अच्छा लगता है। हम गांव में आज भी जाते हैं तो खेतों में घूमते हैं, ऐसे ही घूमते हैं क्योंकि अच्छा लगता है। तो हमारा जो संस्कृति है उससे हम जुड़े हुए हैं, जितना है उतने में मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। जी, बात तो बहुत अच्छी बात कही आपने कि जातियों में गानों से बँटने से फ़िल्में भी जातियों में बँट गई। और अगर अब खेसारी लाल यादव की फ़िल्म लग रही है तो बाकी दूसरे कास्ट के लोग नहीं जाएँगे, और अगर कौन सी की लग रही है तो फिर वो दूसरा। और इसी यही कारण है, मुझे भी ऐसा लगता है कि यही कारण है कि सिनेमा भी जो है भोजपुरी का इसी वजह से बर्बाद हुआ है। अखिलेश जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, और जब से हमारी आपसे बातचीत हो रही है, एक बहुत अच्छा ये लगा कि जिस लेवल पे आप हैं उससे बहुत छोटे लेवल के कलाकारों को हम लोग भी संपर्क करते हैं, क्योंकि हमारा भी जो काम है वो इसी से चलता है कि अगर आप लोग जैसे गेस्ट अगर इस सेटअप पे नहीं आएँगे तो फिर इसका सम्मान नहीं बढ़ेगा। और हमने ये देखा है कि जो बहुत छोटे कलाकार हैं उनको हमने अप्रोच किया किसी के माध्यम से, तो वो इतना भाव खाते हैं, इतना एटीट्यूड दिखाते हैं, जैसे उनसे बात करने के लिए ऐसा लगता है कि बहुत सारा मतलब आपको लेवल क्रॉस करना पड़ेगा, तो हम उतना ज़्यादा पीछे भागते भी नहीं हैं। लेकिन आपसे मिलके इसलिए अच्छा लगा क्योंकि जब हमारी मुलाकात हुई आपने तुरंत नंबर भी दिया, आप जानते भी थे, और जब आपसे हमने कम्युनिकेट करने की कोशिश की आपने रिप्लाई किया, फिर मुलाकात हुई, आपने बताया। बड़ा आप ही लोग जैसे लोग बनाए हैं ना सर, किसी भी सुपरस्टार को, किसी का 2% भी नाम हुआ है, तो अगर यही चीज़ आप उस टाइम सोचते तो हम यहाँ तक थोड़ी होते। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप लोग का बहुत सम्मान है, हर इंसान को सम्मान है। और मुझे आज भी आपको बताएं कि हमको कभी ये चीज़ लगता ही नहीं है, फील ही नहीं होता है। तो ठीक है। चलिए, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है कि सारी चीज़ें अब बेहतर हो और आप आगे बढ़िए। तो अच्छी करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।